हेलो एवरीवन। अभी हम लोग देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हमारा सप्लाई वाला चैप्टर स्टार्ट हो चुका था, इनफैक्ट ऑलमोस्ट हो चुका था। थोड़ा बहुत लास्ट के 1-1.5 पेज हमारा बाकी था, बाकी ऑलमोस्ट हमारा 80-90% ये चैप्टर हो चुका था। तो अभी बस अपने को देखने का है और आज ही एक लेक्चर में सप्लाई वाला चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले तो अपने एक काम करते, जो भी अपने देखा फटाफट, अब काफ़ी टाइम हो गया उससे, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार सारी चीज़ों को पहले रिवाइज कर लेते हैं, फिर बाद में उस पार्ट को हम लोग देखेंगे। ठीक है, ओके। तो चलो बताओ, सबसे पहले अपन ने क्या देखा था सप्लाई एनालिसिस में। सबसे पहले तो सप्लाई चैप्टर का जो नाम है, सप्लाई एनालिसिस। सो व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई? सप्लाई का मतलब क्या होता है? सप्लाई मीन्स quantity of goods that a seller is willing to supply at a given price at a given time। फिर से सप्लाई क्या है, देखो दो चीज़ें अपने इसके पहले देखा था, डिमांड वाला चैप्टर, फिर देखा हम सप्लाई वाला चैप्टर देखे। तो डिमांड में क्या रहता है, सारी चीज़ें कंज्यूमर कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाती है कि कस्टमर कितना क्वांटिटी ऑफ गुड्स डिमांड करेगा, कितना खरीदेगा जब प्राइस ये रहेगी। तो अब इसमें क्या हो जाता, पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता। सप्लाई एनालिसिस में क्या रहता है, सप्लाई एनालिसिस में हमें सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि जो दुकानदार है, जो शॉपकीपर है, जो बेच रहा है, जो मैन्युफैक्चरर है, जो ट्रेडर है, मतलब जो बिजनेसमैन है। तो एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखते हैं सप्लाई में। तो सप्लाई मतलब क्या रहता है कि कितना वो बेचने को तैयार है। सीधा साधा हिंदी में यदि मतलब देखेंगे तो व्हाट डू मीन बाय सप्लाई? सप्लाई मीन्स जो सेलर है वो कितना क्वांटिटी ऑफ गुड्स बेचने के लिए तैयार है, उसको अपन बोलेंगे सप्लाई। ठीक है, ये तो हो गया सादा हमारे आम भाषा में। फिर हमने क्या देखा था, इसमें 3 टाइप के कंसेप्ट है। 3 कंसेप्ट थे बेटा जी। कौन से 3 कंसेप्ट है? एक था टोटल आउटपुट, एक सेकंड, तो इसमें अपने 3 कंसेप्ट देखे थे। एक था टोटल आउटपुट, एक था स्टॉक और एक था सप्लाई। 3 बातें थी इसमें, टोटल आउटपुट, स्टॉक और सप्लाई। टोटल आउटपुट मतलब क्या, व्हाट डू मीन बाय टोटल आउटपुट? टोटल आउटपुट मतलब सीधी सीधी भाषा में क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस। क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस बोले तो कितना गुड्स हमने प्रोड्यूस किया, उसको बोलेंगे अपन टोटल आउटपुट, है ना। 3 बातें थी, टोटल आउटपुट, एक था स्टॉक और एक था सप्लाई। बरोबर। तो टोटल आउटपुट मतलब क्या रहता, क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड। मतलब हमारी जो फैक्ट्री है, तो हमारी फैक्ट्री में हमने कितने गुड्स प्रोड्यूस किए, मैन्युफैक्चर किए, बनाए, उसको अपन क्या बोलेंगे, टोटल आउटपुट। फॉर एग्जांपल हमारी कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में हमने बना लिए 20,000 यूनिट्स, कोई गुड्स हमने प्रोड्यूस कर ली, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, 20,000 हमारे लिए क्या होगा, हम क्या बोलेंगे, व्हाट इज टोटल आउटपुट? आवर टोटल आउटपुट इज 20,000 यूनिट्स। बरोबर, यस। फिर व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक? स्टॉक का मतलब क्या रहता है? स्टॉक का मतलब रहता है बेटा क्वांटिटी ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अवेलेबल फॉर सेल मतलब कितने क्वांटिटी ऑफ गुड्स हमारे पास सेल करने के लिए अवेलेबल है, उसको बोलेंगे हम लोग क्वांटिटी ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, दैट इज स्टॉक। तो सर फर्क क्या होगा टोटल आउटपुट और स्टॉक में? बेटा फर्क रहेगा। टोटल आउटपुट और स्टॉक में फर्क क्या रहता है, डैमेज गुड्स। जैसे हमने 20,000 गुड्स बना तो ली, फॉर एग्जाम्पल हमने 20,000 गुड्स बना लिए, लेकिन इसमें से कुछ डैमेज हो गए, है ना, कुछ हमने कंज्यूम कर लिया, हमने खुद फैक्ट्री में उसका इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। और कुछ भी हो सकता है, कुछ गुड्स हो सकता है जल गए, है ना, डिस्ट्रॉयड बाय फायर वगैरह वगैरह, कुछ भी हादसा हो गया। मान लो ऐसे गुड्स थे 2,000, तो 2,000 गुड्स हमारे क्या थे, खराब हो गए, डैमेज हो गए, डिस्ट्रॉयड हो गए। तो अब मुझे एक बात बताओ, टोटल आउटपुट तो फिर भी 20,000 ही रहेगा। हम किसी को भी क्या बोलेंगे, अगर हमें किसी ने पूछा कि भैया आपने फैक्ट्री में कितने गुड्स बनाए, तो अपन क्या जवाब देंगे, 20,000। ये थोड़ी बोलेंगे 20,000 बनाए थे, 2,000 खराब वगैरह, ठीक है। तो टोटल कितने गुड्स बनाए थे, 20,000, तो टोटल आउटपुट 20,000 था, लेकिन उसमें से 2,000 गुड्स हो गए खराब। अब वो खराब गुड्स मेरे पास अवेलेबल फॉर सेल है क्या? वो 2,000 जो क्वांटिटी ऑफ गुड्स है मैं उनको बेच सकता क्या? नहीं। तो मेरे पास स्टॉक में कितने गुड्स रहेंगे, केवल 18,000। ये समझा क्या, 18,000 यूनिट से मेरे पास स्टॉक में गुड्स बचेंगे। तो ये 18,000 को मैं क्या बोलूँगा, मेरा स्टॉक कितना है, 18,000। तो समझ में आया टोटल आउटपुट और स्टॉक में क्या फर्क है। टोटल आउटपुट मतलब जितना भी हमने बना दिया उसको बोलेंगे टोटल आउटपुट, और स्टॉक मतलब क्या, टोटल आउटपुट में से कुछ चीज़ें खराब हो गई, डैमेज हो गई, अपन घर पे लेके चले गए, कंज्यूम कर ले, कुछ भी हुआ, मतलब जो गुड्स हम बेच नहीं सकते वो उसमें से हटा देंगे। तो जो हमारे पास बचेंगे अवेलेबल फॉर सेल, जिसको हम बेच सकते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, स्टॉक। तो व्हाट डू मीन बाय स्टॉक? स्टॉक मीन्स क्वांटिटी ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। समझ में आया पक्का? यस, ओके। और फिर सप्लाई क्या रहता है? सप्लाई मीन्स सर फर्क क्या है,
देखते हैं, पहले मैं लिख देता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई? सप्लाई मीन्स क्वांटिटी ऑफ गुड्स ऑफर्ड फॉर सेल, या सेलर इज विलिंग टू सेल और ही इज विलिंग टू सेल। मतलब सप्लाई को हम क्या बोलेंगे? सप्लाई मतलब ऐसी क्वांटिटी कि भाई कितने, 1 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 4 किलो, कितना। सप्लाई मतलब ऐसी क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो सेलर है वो ऑफर कर रहा सेल के लिए, मतलब जो एक्चुअल में बेचने के लिए तैयार है। ही इज विलिंग टू सेल, जितना वो बेचने के लिए तैयार है। सर फर्क क्या है? यहाँ पे भी तो वही बोला। नहीं बेटा, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या शब्द का इस्तेमाल हुआ? अवेलेबल फॉर सेल, कितना हमारे पास अवेलेबल है, कितना हम बेच सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है? ऑफर्ड या विलिंग, कितना हम बेचने को तैयार है। कितना है और कितना बेचने को तैयार है, दोनों में फर्क रहता है बेटा, है ना। जैसा हमारे पास कितने पैसे हैं, पैसे तो बहुत रहते हैं, लेकिन कितना पैसा हम खर्चा करने के लिए तैयार है, फर्क रहता है ना। जैसे हमारे पास कितना दिमाग है और कितना दिमाग हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसी तरह कितना हमारे पास अवेलेबल है उसको अपन बोलते हैं स्टॉक। इतना हमारे पास स्टॉक है। अब एक्चुअल में आप कितना बेचने के लिए तैयार हो उसको बोलेंगे आप सप्लाई। सर नहीं समझा, एग्जाम्पल ठीक है। अब मान लो ये 18,000 यूनिट्स थे, हम जो भी चीज़ बेच रहे, मान लो कुछ भी ले लो ना यार, 18,000 यूनिट से मान लो ये पोटैटो, 18,000 किलो हमारे पास पोटैटो थे। अच्छा, पोटैटो फैक्ट्री में थोड़ी ना बनाते हैं यार, ठीक है ना। मैं दूसरा एग्जांपल ले लो कोई भी, पोटैटो चिप्स है, बस पोटैटो चिप्स तो बनाते फैक्ट्री में, तो पोटैटो चिप्स 18,000 किलो हमारे पास है। अब इसका जो हम लोग देख रहे हैं, इसके जो रेट चल रहे मान लो 300 रुपये या 400 रुपये पर केजी, इतने में ये बेचने को, बिकने को तैयार है। तो अब हमें ऐसा लग रहा है कि यार 2-4 दिन बाद, 5-6 दिन बाद ये रेट हो जाएंगे 400 पर केजी। तो हम लोग क्या करते हैं? आज के दिन हम लोग 18,000 नहीं बेचते, हम लोग आज के दिन केवल 8,000 केजी ही बेच देते, 10,000 बचा के रखते, 10,000 अपन जब 400 होगा 3-4 दिन बाद तब बेचेंगे। तो आज के कंडीशन में जब 300 रुपये रेट है, तो कितना ऑफर्ड फॉर सेल, कितना वो तैयार है बेचने के लिए? केवल 8,000 यूनिट्स। तो ये 8,000 यूनिट्स को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? सप्लाई। तो सप्लाई कितना होगा? सिर्फ 8,000 यूनिट्स। फर्क समझा गया? यस। तो टोटल आउटपुट मतलब कितना हमने बना लिया वो तो हो गया टोटल आउटपुट, और स्टॉक मतलब कितना हमारे पास है अवेलेबल, जितना हम बेच सकते हैं उसको बोलेंगे स्टॉक। और एक्चुअल सप्लाई मतलब एक्चुअली हम कितना बेचने के लिए तैयार है, कितना अवेलेबल है, दैट डिफरेंट थिंग। और कितना हम बेचने के लिए रेडी है, दैट्स डिफरेंट थिंग। तो कितना हम बेचने के लिए रेडी है उसे हम क्या बोलेंगे? सप्लाई। समझ में आया तीनों में फर्क? यस, वेरी गुड। तो ये एक चीज़ हमने देखी थी। फिर आगे हमने क्या देखा था? अच्छा, कुछ बातें इसमें, कुछ स्टेटमेंट थे याद रखने जो आपको डिफरेंस के क्वेश्चन है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो स्टॉक के लिए बेटा जी हम क्या बोल सकते हैं कि स्टॉक इज पोटेंशियल सप्लाई। पोटेंशियल मतलब इसमें पोटेंशियल है, पोटेंशियल मतलब इसमें हुनर है, ये काबिल है। क्या काबिल है? सप्लाई बनने का। स्टॉक को हम कभी भी सप्लाई बना सकते हैं। अरे बेचना ही तो है, बेचने के लिए तैयार तो होना है। मेरे पास 4,000 मान लो यूनिट्स कुछ गुड्स है और मैं तैयार हूँ बेचने के लिए 4,000 के 4,000, तो ये मेरा स्टॉक बन गया सप्लाई, या मैंने बेच दिया तो मेरा स्टॉक बन गया सप्लाई। तो स्टॉक को हम कभी भी सप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए अपन उसको क्या बोलते हैं? स्टॉक इज पोटेंशियल सप्लाई। पोटेंशियल मतलब उसमें सप्लाई बनने का पोटेंशियल है, हुनर है। दूसरा हम ये बोल सकते हैं कि स्टॉक इज सोर्स ऑफ सप्लाई। ये सारी बातें आपको लिख लेनी है, क्वेश्चन में काम आएगा डिस्टिंग्विश का यदि क्वेश्चन आता है। स्टॉक को हम क्या बोल सकते हैं? सोर्स ऑफ सप्लाई, सप्लाई का स्रोत, सोर्स। सप्लाई यदि आपको करने का तो कहाँ से करेंगे बेटा? स्टॉक में से करेंगे ना। स्टॉक मतलब जितना माल मेरे पास पड़ा है तो बेचूंगा कहाँ में से? उसी में से बेचूंगा ना, स्टॉक में से। तो जो सप्लाई का सोर्स है, सप्लाई कहाँ से निकल के आ रहा? स्टॉक में से। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि स्टॉक इज सोर्स ऑफ सप्लाई। ठीक है। दूसरा इधर सप्लाई में आप बोल सकते हैं कि सप्लाई इज फ्लो कंसेप्ट। फ्लो कंसेप्ट बोले तो ये एंड मतलब अपन इसको बेचते रहते हैं ना, एंड नहीं होता। यहाँ पे इसको बोल सकते हैं अपन स्ट्रेटजी। जैसे सप्लाई में फिक्स नहीं बोल सकता कि इतना ही, रेट चेंज हो जाएगा तो सप्लाई की क्वांटिटी चेंज हो जाएंगी, तो चेंज होते रहता है। स्टॉक हमारा इतना चेंज नहीं होगा, तो स्टॉक फ्लो कंसेप्ट नहीं है। फ्लो कंसेप्ट कौन है? सप्लाई। और अपन लिख सकते हैं कि सप्लाई कैन नेवर एक्सीड। एक्सीड मतलब ज्यादा, सप्लाई कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता। किससे? स्टॉक से। स्टॉक कैन नेवर एक्सीड स्टॉक। मेरे पास अवेलेबल फॉर सेल 18,000 है, तो मैं 18,000 से ज्यादा बेच सकता था क्या? नहीं, ज्यादा से ज्यादा मैं 18,000 बेच सकता है, उससे कम, उससे ज्यादा कभी नहीं बेच सकता। तो सप्लाई कैन नेवर एक्सीड स्टॉक। तो ये कुछ 3-4 बातें, 3-4 लाइन आप लोगों ने लिख लेनी है। ऐसा कोई क्वेश्चन आता है व्हाट इज सप्लाई, व्हाट इज स्टॉक, तो 2-3 लाइन आपको लिखने के लिए आसानी रहेगी। ठीक है, ओके। तो ये थी तीनों चीजें जो हमने देख चुके थे।
फिर हमने क्या देखा था, फिर देखा भैया डेफिनेशन ऑफ सप्लाई अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग डेफिनेशन है। फिर सब डेफिनेशन अपन वो लॉ में देख लेंगे ना एक बार का, या फिर देख लो, चलो ठीक है। सप्लाई का पॉल सैमुअल्सन ने क्या बोला कि सप्लाई रेफर्स टू रिलेशन बिटवीन मार्केट प्राइस एंड अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सप्लाई। पॉल सैमुअल्सन की परिभाषा क्या है सप्लाई की, कि इनका बोलना है भैया सप्लाई क्या है, भैया सप्लाई है एक रिलेशन। किस बातों का रिलेशन है, दो बातों का रिलेशन है। कौन सी दो बातें, एक तो प्राइस, कौन सी वाली प्राइस, मार्केट में जो प्राइस चल रही मार्केट प्राइस का, और क्वांटिटी ऑफ गुड्स विलिंग टू सेल। इन दो बातों का रिलेशन, इन दो बातों के संबंध को स्टडी करना, उसको बोलते हैं हम लोग सप्लाई। तो व्हाट इज सप्लाई, सप्लाई इज द रिलेशन बिटवीन मार्केट प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स। मतलब यदि प्राइस 100 है तो मैं कितना बेचने के लिए तैयार हूँ, प्राइस यदि 150 है तो मैं कितना बेचने को तैयार हूँ। तो ये स्टडी को अपन बोलते हैं सप्लाई, कि पर्टिकुलर प्राइस पे कितना पर्टिकुलर कोई भी एक बिजनेसमैन रेडी है बेचने के लिए। So what is supply? Supply is a relationship between the market price of the product and quantity of the product that supplier is willing to sell. ठीक है, ओके। फिर दिया था सप्लाई शेड्यूल। शेड्यूल मतलब क्या होता है, मैंने पहले बताया आपको, शेड्यूल मतलब होता है डब्बा, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। तो व्हाट इज सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। अब किस चीज का टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, ऑब्वियसली सप्लाई बोला तो सप्लाई का टेबुलर रिप्रेजेंटेशन रहेगा। इसमें दो बातें रहेगी, कौन सी, ये देखो बाजू में अपन ने बनाया था पहले। एक तो ये टेबल में दो चीजें रहेंगी, एक तो प्राइस और दूसरा क्वांटिटी। कोई भी एक प्रोडक्ट है, मान लो उसकी प्राइस यदि 100 है तो हम उसके 1000 यूनिट्स बेचने को तैयार है। यदि उसकी प्राइस हो जाती है 200, प्राइस बढ़ जा रही है, तो हम कम बेचेंगे ज़्यादा बेचेंगे, सीधी सी बात है। देखो अपने आप को समझो, अपने आप को ऐसा महसूस करो हम एक बिजनेसमैन है, ठीक है। हमारे पास कोई एक चीज़ है, अगेन वही हम कंटिन्यू करते हैं यार। 1 kg हमारे पास पोटैटो है, 1 kg हमारे पास पोटैटो है, पोटैटो चिप्स है, ठीक है। या 1000 पैकेट्स है हमारे पास, मान लो 5 रुपये वाले जो पैकेट रहते थे, 1000 पैकेट्स थे हमारे पास, ठीक है। अब एक हमारे पास कस्टमर आया और उस कस्टमर ने बोला भैया 5 रुपये पैकेट से हमको, तो अपन ने उसको 5 रुपये पैकेट से बेचेंगे। वही एक दूसरा कस्टमर आ गया जो बोला भैया मुझे 8 रुपये पैकेट से, ठीक है। दोनों डिमांड कर रहे कि, मान लो ये डिमांड कर रहा पहला वाला कि मुझे 1000 के 1000 यूनिट्स दे दे, दूसरा वाला भी बोला 1000 के 1000 यूनिट्स दे दे। तब किसको बेचोगे यार, जाहिर सी बात है जो महंगे प्राइस में दे रहा है उसको बेचेंगे। तो अपना सप्लाई कब बढ़ाएंगे, या फिर मान लो ये 500 मंग रहा था, ये 1000 मंग रहा, कुछ भी चीज़ हो, मतलब क्वांटिटी हम लोग बढ़ाएंगे कब, क्वांटिटी कब बढ़ाएंगे जब अपने को ज़्यादा प्राइस मिलेगी। सीधी सी बात है ना, आदमी इसको भी समझता, ज़्यादा भाव कोई दे रहा तो मैं उसको ज़्यादा दूंगा, कोई कम पैसे में भी दे रहा तो मैं उसको कम दूंगा या दूंगा ही नहीं। ये 5 रुपये वाले को हो सकता है मैं एक भी यूनिट ना दूँ, पूरे के पूरे मैं 8 रुपये वाले को बेचूँ, ये ज़्यादा मैं 8 वाले को बेचूँ, 5 वाले को थोड़े कम बेचूँ। सीधी सी बात है, यदि जब आपको प्राइस ज़्यादा मिल रही, ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो आप सप्लाई बढ़ा दोगे। सप्लाई बढ़ाना नहीं बढ़ाना आपके हाथ में ना, बेचना नहीं बेचना आपके हाथ में। सप्लाई मतलब सेल, शॉर्टकट में, ठीक है। तो जब 100 रुपये प्राइस थी तो मैं 1000 क्वांटिटीज बेचने के लिए तैयार था। जब 200 रुपये प्राइस थी मैं 1500 बेचने के लिए तैयार, ज़्यादा बेचने के लिए तैयार हो जाऊँगा ना। देखो जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही 300 400 500, मैं 3000 4000 5000 बेचने के लिए तैयार हूँ, ठीक है ना, ओके। तो ये होगा सप्लाई शेड्यूल। सिंपल सा रिलेशन इसमें समझ में आ रहा है क्या, जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे हम सप्लाई बढ़ाते जाएंगे। सिंपल सी चीज़, लॉजिकल है, कुछ न कुछ पढ़ाने जैसा कुछ है नहीं। तो ये डब्बे को, इस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलेंगे सप्लाई शेड्यूल, ठीक है, ओके। और ये और कौन सा वाला सप्लाई शेड्यूल है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। इंडिविजुअल तो मान लो पर्टिकुलर एक मेरी शॉप है, एक शॉपकीपर, एक बिजनेसमैन का सप्लाई शेड्यूल है कि एक बिजनेसमैन कितना बेचने के लिए तैयार है, तो उस वाले शेड्यूल को अपन क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल शेड्यूल। यदि हमने क्या किया, सारे बिजनेसमैन को जोड़ लिया, ऐड कर लिया, पूरे मार्केट का हम लोग देख रहे सप्लाई, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल में पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल का देखते हैं, और मार्केट सप्लाई शेड्यूल में सारे इंडिविजुअल को अपन क्या करते हैं, सप्लाई को ऐड कर देते और एक मार्केट सप्लाई शेड्यूल बन जाता। ये देखो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल बुक में दिया है, सब हमने देखा अच्छे से। और ये है मार्केट सप्लाई शेड्यूल। मार्केट सप्लाई शेड्यूल में आप यदि ध्यान से देखेंगे तो पहले वाले कॉलम में क्या रहेगा, पहले वाले कॉलम में तो प्राइस ही रहेगा हमेशा। दूसरा ये देखो इंडिविजुअल, यहाँ पे ये सेलर ए का इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल है, बी का इंडिविजुअल है, सी का इंडिविजुअल है। तो 3 इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल है, इन तीनों को अपन ने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ए प्लस बी प्लस सी। देखो 10 यदि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस है, किसी वस्तु की कीमत है 10 रुपये, तो सेलर ए 100 यूनिट बेचने के लिए तैयार है, सेलर बी 200 यूनिट बेचने के लिए तैयार है, सेलर सी 300 यूनिट बेचने के लिए तैयार है। तो यदि तीनों में देखो पूरे मार्केट में कितने यूनिट बिकने को तैयार है, 100 प्लस 200 300, 300 प्लस 300 600। तो पूरे मार्केट में 600 यूनिट बेचने को तैयार है यदि उसकी प्राइस है 10, यदि 20 है तो 900। इसी प्रकार से सारे चीज़ों को अपन ने क्या किया, ऐड कर दिया, सारे इंडिविजुअल सप्लायर के सप्लाई को ऐड कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, मार्केट सप्लाई। तो बस सेम ही है, सिर्फ क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो जा रहा।
तो वहां पर क्या था इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, यहाँ पर क्या मार्केट सप्लाई शेड्यूल। रिलेशन देखेंगे तो वहां पर क्या था, जैसे जैसे प्राइस बढ़ा रहते तो वैसे वैसे सप्लाई बढ़ते जाते। तो यहाँ पे भी वैसे ही होगा। देखो जब प्राइस 10 थी तो 600 यूनिट हो रहा था मार्केट सप्लाई, जब प्राइस 20 हो गई बढ़ गई तो देखो यहाँ पर 900 हो गया, ये भी बढ़ गया, 30 हो गई तो 1200 हो गया, 40 हो गई तो 1500 हो गया, 50 हो गई तो 1800 हो गया। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जा रही वैसे वैसे इधर मार्केट सप्लाई भी बढ़ते जा रहा। तो इंडिविजुअल मार्केट सप्लाई हो या मार्केट सप्लाई, सॉरी इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल हो या मार्केट सप्लाई शेड्यूल हो, दोनों में क्या हो रहा है, सप्लाई बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, फिर हमने दोनों का देखा था ग्राफ। तो इसका ग्राफ कैसा रहेगा बेटा जी, ग्राफ कुछ इस प्रकार रहेगा। ग्राफ बनाना मैंने आपको बताया था। देखो जब प्राइस 10 थी तो उसकी क्वांटिटी 100 बिकने तैयार थी, तो एक पॉइंट हमने देख लेना। फिर दूसरा देखना जब प्राइस 20 थी तो 300 बेचने को तैयार थे, सॉरी 200 बेचने को तैयार थे, दूसरा पॉइंट हो गया। इसी प्रकार से सारे पॉइंट प्लॉट कर लेना और सारे पॉइंट को जोड़ देना, तो ये बन गया आपका कर्व या ग्राफ। तो ये हो गया इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। वो टेबल को देख के, ये ऊपर का टेबल है ना, इसी को देख करके ग्राफ बनाने का, ग्राफ बनाना अपने को बचपन से आता है। फिर मार्केट सप्लाई शेड्यूल, तो ये वाले लास्ट वाले कॉलम के देख के अपने को यहाँ पे ग्राफ बनाना है। देखेंगे तो सेम ग्राफ बनने वाला है। इधर भी क्या हो रहा है, सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, इधर भी क्या होगा, सप्लाई इंक्रीज होगा। ठीक है, तो कर्व दोनों का सेम, एकदम सिंपल, सब कुछ देखा। अब मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, बहुत अच्छे से हम इसको देख चुके हैं। देन अगला टॉपिक था डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। डिटर्मिनेंट बोले तो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा सप्लाई, कि भैया अगर मान लो जैसे प्राइस पर डिपेंड करता है ना, 20 रुपये है तो हम अलग क्वांटिटी सप्लाई करने के लिए तैयार है। वही चीज़ की कीमत यदि 40 हो जाती, डबल हो जाती, तो अपन ज़्यादा सप्लाई करने के लिए तैयार रहेंगे। तो जो मैं सप्लाई कितना कर रहा, कम कर रहा, ज़्यादा कर रहा है, क्या पे डिपेंड होगा, एक तो प्राइस पर डिपेंड होगा, इसी तरह प्राइस के अलावा कई चीज़ों पर डिपेंड करेगा सप्लाई, तो उसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई। लेकिन ये आपके सिलेबस से कट हो चुका है अभी ये वाले एग्जाम के लिए। अभी जो आपकी अप्रैल 2021 में जो एग्जाम होंगे उसमें से ये कट हो चुका है, लेकिन नेक्स्ट ईयर जो बच्चों के एग्जाम है उनको तो रहने ही बात। तो डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई कट हो चुका। वैसे ऊपरा ऊपरी देख लेते कि भैया किस चीज़ पर सप्लाई डिपेंड करेगा, कि आप 10,000 यूनिट्स बेचोगे, आप 20,000 यूनिट्स बेचोगे, कौन से चीज़ों पर निर्भर करेगा। तो पहला तो प्राइस ऑफ कमोडिटी हमने देख लिया, प्राइस पे तो निर्भर करता ही है, डिपेंड करता ही है। देन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी पर भी डिपेंड करता है। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी पे कैसे करता है, अब यार डिटेल में जाऊँ क्या, वैसे तो कट हो चुका है। चलो ठीक है यार, डिटेल में नहीं जाता हूँ, वो एक्सेप्शन में आएगा। एक्सेप्ट कुछ चीज़ें इसमें एक्सेप्शन में ये सेम चीज़ें दिखने वाली, उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी इसमें ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करते। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता, कॉस्ट कितना खर्चा आ रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी कैसी है, रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह कैसा है आपके पास, उस पर भी आपकी सप्लाई डिपेंड करेंगी। गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है आपके प्रोडक्ट को लेकर के, इस पर भी आपका सप्लाई डिपेंड करेगा। नेचुरल कंडीशंस कैसे है, वहाँ बाढ़ आती, तूफान आता, आंधी आती, सुनामी आती, उस पर डिपेंड करेगा। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, आपको भविष्य में क्या अंदाजा है, प्राइस बढ़ेगी कम होंगी, उस पर भी डिपेंड करेगा। अदर फैक्टर्स पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, वे सिलेबस में कट हो चुका है इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। फिर नेक्स्ट हमने देखा था लॉ ऑफ सप्लाई। सप्लाई के लिए एक लॉ है, जैसा डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड था, उसी तरह लॉ ऑफ सप्लाई। अगेन लॉ ऑफ डिमांड भी किसी ने दिया था, उसी महान व्यक्ति ने लॉ ऑफ सप्लाई भी दिया है। तो ये हाईलाइट करे हुआ इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। इनकी किताब थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, का पब्लिश हुई थी 1890। ये तो हमारा बाय हार्ट हो गया। ये लॉ क्या बताता है, ये लॉ दो चीज़ों के बीच का रिलेशन बताता है। कौन सी दो चीज के बीच में रिलेशन, एक प्राइस ऑफ कमोडिटी और दूसरा क्वांटिटी सप्लाइड। इन दो चीज के बीच में रिलेशन बताएंगे, सीधी सी बात है। ओके, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ। लॉ का स्टेटमेंट क्या था, लॉ का स्टेटमेंट था भैया अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। इसका मतलब क्या रहता है, जैसा हमने यहाँ देखा था, देखो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई, सप्लाई 8 चीजों पर निर्भर करता था, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, बची हुई 7 चीजें कांस्टेंट, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। सिर्फ चेंज क्या होना चाहिए, प्राइस। तो प्राइस के चेंज होने पर सप्लाई पर क्या इफेक्ट होगा वो अपन स्टडी करते हैं लॉ ऑफ सप्लाई में। तो हम चेंज किसको सिर्फ करेंगे, प्राइस को, बाकी चीज़ों को हम मान रहे कि वो सेम है, वो चेंज नहीं हो रही। बाकी भी चीज़ें यदि चेंज हो रही ना तो ये लॉ कामयाब नहीं होगा। तो लॉ को कामयाब होने के, लॉ के हिसाब से चलने के लिए अपने को क्या मानना पड़ेगा, अपने को अजम्पशन लेना पड़ेगा कि अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। इसका मतलब जो अदर डिटर्मिनेंट्स है अदर देन प्राइस, प्राइस कर छोड़ के जो बचे 7 डिटर्मिनेंट्स जो सारे कांस्टेंट है, सेम है, ये अपन मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी। यदि कमोडिटी की प्राइस ज्यादा है तो मोर इज द क्वांटिटी सप्लाइड। जो भी दुकानदार है, सीधी बात है, यदि मुझे ज्यादा कीमत मिल रही है तो दुकानदार ज्यादा बेचने के लिए तैयार रहेंगे, कम कीमत मिलेंगी तो कम बेचने के लिए तैयार रहेंगे। वही इन्होंने बताया कि अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी हायर इज द क्वांटिटी सप्लाइड, लोअर इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी लोअर इज द क्वांटिटी सप्लाइड। लॉ खत्म, इतना 5 सा लॉ है, सिंपल। क्या बोलने का, लॉ का स्टेटमेंट क्या है, फिर से बोलो मेरे साथ एक बार, सब लोग मेरे साथ बोलेंगे। ठीक है, ऐसे बोल बोल के याद हो जाता, फिर कैसा अलग से आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं, तो बोलो जोर जोर से, घर वालों को सुनाना चाहिए।
So what is law of supply? What is statement of law of supply? Statement of law of supply is according to ऊपर लिख देने का प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल. लॉ ऑफ सप्लाई इज इन्वर्टेड कॉमा में अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी हायर इज द क्वांटिटी सप्लाइड लोअर इज द प्राइस ऑफ कमोडिटी लोअर इज द क्वांटिटी सप्लाइड. खत्म. इतना प्यारा सा छोटा सा लॉ है. और इसका मतलब क्या रहता है, ये जो रिलेशनशिप है कैसे डायरेक्ट या इनवर्स है. देखो प्राइस हायर द क्वांटिटी सप्लाइड लोअर द प्राइस लोअर द क्वांटिटी सप्लाइड. तो ये प्राइस हायर तो क्वांटिटी सप्लाइड भी हायर, प्राइस लोअर तो क्वांटिटी सप्लाइड भी लोअर. तो सेम है. तो इसको अपन क्या बोलते हैं, रिलेशन को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट रिलेशनशिप. Thus we can see that there is a direct relationship between price of commodity and quantity supplied. ठीक है. तो प्राइस और क्वांटिटी पर डायरेक्ट रिलेशनशिप है. फिर बाद में देखा था अजम्पशन ऑफ लॉ. अजम्पशन बोले तो मैंने पहले बताया था जब जब भी इस धरती पर लॉ रहेगा तब तब उसके साथ में उसके अजम्पशंस रहेंगे. अजम्पशन मतलब क्या रहता है, कुछ चीज़ें अपने को माननी पड़ती है वो चीज़ें कामयाब होने के लिए. तो हम कुछ चीज़ें मानेंगे कि भैया कुछ कंडीशंस रहती है कि ये कंडीशंस रहेंगी तो ये लॉ कामयाब होगा. तो वो सारी कंडीशंस है, वो सारे अजम्पशन है. ठीक है. तो अजम्पशन क्या है, जो भी आपने यहाँ डिटर्मिनेंट्स देखे, जो भी डिटर्मिनेंट्स थे यहाँ पे वो सारे डिटर्मिनेंट्स अदर देन प्राइस, प्राइस को छोड़ के बचे 7 डिटर्मिनेंट शुड नॉट चेंज, शुड रिमेन कांस्टेंट, उसी को बोलेंगे अजम्पशन. वही सारे अजम्पशन. देखो एक एक करके. कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर भी डिपेंड करता सप्लाई. तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज नहीं होंगी, ये अपन एक अजम्पशन ले रहे हैं, ऐसा हम मान के चल रहे. सर ऐसा क्यों बेटा, अगर ऐसा नहीं रहा ना तो लॉ ऑफ सप्लाई कामयाब नहीं होगा. फॉर एग्जांपल देख लो, यदि किसी चीज की प्राइस थी 10,000 तो एज अ सेलर हम सप्लाई करने को तैयार थे 5 यूनिट हम बेचने को तैयार थे. हमारे पास टोटल मान लो 8 यूनिट पड़े हुए स्टॉक में. तो जब 10,000 यूनिट्स है तो हम सोच रहे यार 5 बेच देते, 3 संभाल के रखते, इससे ज़्यादा प्राइस मिलेगी. जब 15,000 प्राइस मिल रही तो हम पूरे के पूरे 8 यूनिट बेचने को तैयार है. ये है आपका नॉर्मल लॉ ऑफ सप्लाई, है ना. यस. अब हो रहा क्या देखो, अब यदि जब प्राइस 10,000 थी ना तो साथ में अपन देखते कॉस्ट. ये जो 10,000 की चीज़ है, मान लो कोई मोबाइल है, तो 10,000 की चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए हमें खर्चा आ रहा था मान लो 7,000 रुपये, 7,000 रुपीज़ हमें खर्चा आ रहा था. ठीक है. तो अब यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रॉफिट कितना बन रहा था हमारा, यहाँ पर 10,000 में हम बेच रहे थे, 7,000 खर्चा आ रहा था, तो 3,000 हमारा प्रॉफिट हो रहा था. अब प्राइस 15,000 हो गई, महंगाई बढ़ गई, प्राइस बढ़ गई, लेकिन उसके साथ में क्या हुआ, इसकी कॉस्ट भी बढ़ गई. अब बेटा जी इसकी कॉस्ट हो गई मान लो 13,000 रुपये. कॉस्ट भी चेंज हो गई, महंगाई बढ़ गई, तो कॉस्ट 13,000 हो गई, प्राइस 15,000 है तो 15 माइनस 13. अब प्रॉफिट कितना है, 2,000. अब आप मुझे बताइए, अब आप 3,000 के प्रॉफिट पे 5 यूनिट बेच रहे, 2,000 के प्रॉफिट पे 8 यूनिट बेच रहे, तो ये गलत नहीं हो गया क्या. यस. तो अब क्या करेंगे, सामने वाला उसको प्रॉफिट कम हो गया, भले ही प्राइस हो गई बढ़ के 15,000, लेकिन क्योंकि उसके साथ में कॉस्ट भी बढ़ गई तो अपन तो प्रॉफिट देखेंगे ना. प्राइस से क्या मतलब, अपने को तो प्रॉफिट से मतलब है. तो प्रॉफिट कम हो गया तो अब वो यहाँ पर 8 यूनिट बेचने को तैयार रहेगा. यहाँ पे हो सकता है 3 यूनिट ही बेचे, 2 ही बेचे या बेचे ही नहीं. तो यहाँ पे मान लो अपन मान के चलते 3 यूनिट बेचने को तैयार. अब आप ध्यान से देखो, ठीक है, यहाँ पर 8 यूनिट बेचने को तैयार है, यहाँ पर 3 यूनिट बेचने को तैयार है. तो देखो प्राइस जब 10,000 थी तो 8 यूनिट बेचने को तैयार है, प्राइस बढ़ गई 15,000 हो गई, लेकिन इधर देखो सप्लाई कितने को तैयार, कितना करने को तैयार है, 3, मतलब सप्लाई कम हो गया. प्राइस बढ़ रही है लेकिन सप्लाई भैया जी कम हो गया. तो लॉ ऑफ सप्लाई ऐसा है क्या, नहीं. लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता, लॉ ऑफ सप्लाई के हिसाब से प्राइस ज़्यादा तो सप्लाई भी ज़्यादा, प्राइस कम तो सप्लाई भी कम. ये है हमारा लॉ ऑफ सप्लाई. ये ऐसा कहीं पे आपने लिख लेने का शॉर्टकट में, लॉ ऑफ सप्लाई कम शब्दों में यही बात है और कुछ नहीं है. प्राइस ज़्यादा सप्लाई ज़्यादा, प्राइस कम सप्लाई कम, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा, प्राइस ज़्यादा होने पर सप्लाई कम हो जा रहा. तो लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो हुआ क्या हमारा, नहीं. लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो नहीं हुआ. क्यों नहीं फॉलो हुआ, क्योंकि इसकी कॉस्ट चेंज हो गई. तो यही अपन ने मान के चला कि अगर लॉ ऑफ सप्लाई को कामयाब होना है तो भैया कॉस्ट चेंज नहीं होना चाहिए, कॉस्ट इसकी 7,000 ही रहना चाहिए. कॉस्ट यदि 7,000 रहेगी तो देखेंगे यहाँ प्रॉफिट 8,000 हो जाएगा. अब हम यहाँ पे 3 यूनिट बेचेंगे, अब यहाँ पे 8 यूनिट बेचेंगे. तो जब प्राइस 10 थी तो हम 3 बेचे, 15 थी तो 8 बेचे, ज़्यादा बेचे, तब जाके लॉ ऑफ सप्लाई कामयाब होगा. तो लॉ ऑफ सप्लाई कामयाब होने के लिए एक अजम्पशन क्या लेना पड़ा, कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. समझ में आएगा पक्का. यस. यदि चेंज होता तो क्या होगा, लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो नहीं होगा. वेरी गुड. नेक्स्ट कांस्टेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट रहना चाहिए. कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं होना चाहिए. टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन चेंज हुई तो सर क्या होगा, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन चेंज होंगी. फॉर एग्जांपल मान लो पहले हमारे पास कोई टेक्निक ही नहीं थी,
पहले हम लेबर से काम कराते थे, हमारी फैक्ट्री में लेबर हाथ से कोई प्रोडक्ट बनाते थे, तो लेबर का मान लो हमको है ना खर्चा आता था। चलो ठीक है, इसको भी एग्जाम्पल वैसे अपन ने देखा है यार, चलो लेकिन जाना तो बहुत दिन हो गए, फटाफट देख ही लेते वापस। हाँ मान लो पहले जब हम 100 यूनिट्स गुड्स बनाते थे, प्रोड्यूस्ड करते थे, तो 100 यूनिट्स को अपने को खर्चा आता था लेबर का हमें खर्चा आता था मान लो 10 रुपये प्रति यूनिट्स, तो हमें को 1000 रुपीज लेबर को वेजेस देनी पड़ती थी। अब क्या हुआ, अब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, एक नई मशीन आ गई मार्केट में जिससे आप 100 यूनिट्स बना सकते हो फटाफट, एकदम जल्दी भी बना सकते हो। और ये मशीनरी का जो मेंटेनेंस है, मान लो इलेक्ट्रिसिटी लग रही है या जो भी लग रहा है, तो इसमें मुझे खर्चा आ रहा है मात्र 300 रुपये। क्या हुआ, टेक्नोलॉजी चेंज होगी, पहले टेक्नोलॉजी थी, टेक्निक जो है पहले की टेक्निक जो है नो टेक्निक, अब हमने मशीनरी ला ली, टेक्निक हमने चेंज कर ली। अब देखो यहाँ पर 100 यूनिट्स बनाने को मुझे 1000 रुपये खर्चा आ रहा था, अब 100 यूनिट्स बनाने को 300 रुपये खर्चा आ रहा, तो क्या हो रहा, टेक्निक की वजह से खर्चा कम हो गया, कॉस्ट कम हो गया। कॉस्ट कम हो गया तो बेटा सीधी बात है क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इधर प्रॉफिट कम रहेगा ना, इधर प्रॉफिट बढ़ जाएगा, खर्चा कम तो प्रॉफिट ज़्यादा। तो क्या हो रहा है, टेक्निक चेंज होने की वजह से मेरा प्रॉफिट में चेंज आ जा रहा है। प्रॉफिट में चेंज आ जा रहा तो मैं क्या करूँगा भैया, प्रॉफिट में चेंज आ गया तो उसके हिसाब से मैं सप्लाई करूँगा, लॉ ऑफ सप्लाई के हिसाब से नहीं करूँगा, है ना, सीधी बात है। यस, तो यहाँ पर क्या हो रहा, प्राइस भी ले लूँ क्या, चलो ठीक है ले लेते। ये है ना, मान लो ये सब मिला के हमारा बिक रहा था प्रोडक्ट 2000 रुपये में, 2000 में हमारा प्रोडक्ट बिक रहा, ठीक है। तो हमारे को प्रॉफिट कितना बच रहा था भैया, 1000 रुपीज़। अब क्या हो रहा, अब देखो प्राइस कम हो गई, 2000 नहीं, अब इसकी प्राइस कम हो गई, सेलिंग प्राइस है बेटा, सेलिंग प्राइस है हमारे जो 100 यूनिट बेच रहे थे हम, सेलिंग प्राइस क्या कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस हो गई कम, सेलिंग प्राइस भैया हो गई सिर्फ 1500 रुपये, सेलिंग प्राइस कम होगी। लेकिन अभी भी आप देखेंगे तो हमारा प्रॉफिट कितना बच रहा है, 1500 माइनस 300, प्रॉफिट बच रहा है हमारा 1200 रुपये, 1200 रुपीज़ हमारा प्रॉफिट बच रहा है। अब मुझे बताओ, प्रॉफिट 1000 है तब ज़्यादा बेचेंगे कि 1200 है तब ज़्यादा बेचेंगे? जब प्रॉफिट 1200 है तब बेचेंगे पूरे के पूरे 100 यूनिट्स, जब प्रॉफिट कम है तो हो सकता है मान लो हम 50 यूनिट्स ही बेच रहे हो सप्लाई। अब देखो यहाँ क्या हो गया, प्राइस 2000 थी तो यूनिट्स सप्लाई हम किए 20 यूनिट्स, प्राइस कम हो गई लेकिन हमने सप्लाई कर दी ज़्यादा, तो भैया ये तो उल्टा हो गया, प्राइस कम हो गई लेकिन हमने क्या किया, सप्लाई ज़्यादा। हालांकि लॉ के हिसाब से क्या होता है, प्राइस कम तो सप्लाई भी कम होना चाहिए था, लेकिन हमारा सप्लाई बढ़ गया, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा हो गया। प्रॉफिट क्यों ज़्यादा हो गया, क्योंकि लेबर का खर्चा कम हो गया, कॉस्ट क्यों कम हो गया, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। इसलिए यदि टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो हमारी कॉस्ट चेंज होती है, प्रॉफिट चेंज होता है, उस वजह से सप्लाई भी चेंज हो जाता है। तो यदि अपने को लॉ ऑफ सप्लाई को कामयाब रखना है तो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी शुड आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होना चाहिए, ये चेंज हुआ मतलब हमारा लॉ ऑफ सप्लाई बिगड़ गया, ठीक है, ओके। देन नो चेंज इन वेदर कंडीशन, वेदर कंडीशन मतलब एकदम से फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गई, भूकंप आ गया, ऐसी सिचुएशन में आप बेच पाओगे क्या ज़्यादा? अरे मान लो पहले है ना प्राइस थी सिर्फ 10 रुपये, तो हम क्या 1000 यूनिट सप्लाई करते हैं, मान लो ये बिस्किट है, फिर क्या हो गया, अब एकदम से बाढ़ आ गई, सब तरफ पानी पानी, किसके पास खाने पीने को कुछ है ही नहीं, हमारे पास बिस्किट पड़े हुए हैं, तो अब लोग है ना इसको 100 रुपये में भी खरीदने को तैयार है, बोल रहे 100 रुपये में देंगे हम, लेके आओ। लेकिन भैया बाढ़ आई हुई है, मैं लेके कैसे जाऊँ, जाने को रास्ता नहीं है, मेरे पास बहुत दिक्कत है, तो मैं बेच ही नहीं पाया, मैं सिर्फ 20 यूनिट ही बेच पाया। अरे क्योंकि बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, आने जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन नहीं, गाड़ी बंद है, सब बंद है। तो अब देखो प्राइस जब 10 थी तो मैंने 1000 यूनिट बेच दिए, प्राइस 100 हो गई फिर भी मैं 20 यूनिट ही बेच पाया, क्यों, क्योंकि वेदर कंडीशन चेंज हो गए। तो लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो हो रहा है क्या, देखो यहाँ प्राइस बढ़ रही बेटा लेकिन सप्लाई कम होगी, उल्टा हो गया। तो ये उल्टा क्यों हुआ, क्योंकि वेदर कंडीशन चेंज हो गई। तो इसी वजह से हम क्या मान रहे हैं, वेदर कंडीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, तब जाके लॉ ऑफ सप्लाई कामयाब होगा। नेक्स्ट, नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी मतलब जैसे टैक्सेस है, मान लो किसी प्रोडक्ट में टैक्स बढ़ गए तो क्या होगा, हमारा खर्चा बढ़ गया, कॉस्ट बढ़ गई तो प्रॉफिट कम हो गया, तो हम लोग उस चीज़ को कम में बेचेंगे, फिर भले ही प्राइस बढ़ जाए। अगेन उसी से रिलेट कर सकते हो, इसके एग्जाम्पल मैं नहीं दूंगा, देने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होने की वजह से प्रॉफिट चेंज होगा, तो अगेन लॉ ऑफ सप्लाई के हिसाब से काम नहीं होगा। चेंज इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में भी कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, नो चेंज इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अगेन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारा एक खर्चा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यदि बढ़ जाता है तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है, ठीक है, दोनों को साथ में समझ लो। ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट या मान लो गवर्नमेंट पॉलिसी में टैक्सेस आ गए, ठीक है। पहले क्या होता था, हमारे यूनिट्स जो था, हमारा जो गुड्स था उस पर हमको लगता था 2000 रुपये का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट,
सेलिंग प्राइस थी हमारी मान लो 5,000 रुपये, और हमारा प्रोडक्ट के अदर कॉस्ट थी, ठीक है ना, जान दो अदर कॉस्ट कुछ भी नहीं, मान लो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही लगती है हमको, तो प्रॉफिट कितना हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था 3,000 रुपये। हम कितने यूनिट्स बेचने को तैयार थे, सर जी हम बेचने को तैयार थे 150 यूनिट्स। फिर क्या हुआ भैया, फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देखेंगे, अब ट्रांसपोर्टेशन पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ के एकदम से 100 रुपये यूनिट हो गया, अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारी बढ़ गई होगी डायरेक्टली 3,000, कॉस्ट बढ़ गई हमारी। अब देखेंगे सेलिंग प्राइस भी बढ़ गई, हमने बेचना भी प्राइस भी बढ़ा दिया, हम 5,500 में बेचेंगे, लेकिन आप देखेंगे प्रॉफिट कितना बच रहा बेटा, 2,500 ही बच रहा। पहले प्रॉफिट बच रहा था 3,000, अब प्रॉफिट बच रहा है 2,500, तो मैं ज़्यादा बेचूंगा कम बेचूंगा, मैं 100 यूनिट ही बेचूंगा। अब यार यदि ध्यान से देखेंगे तो भैया सेलिंग प्राइस, अरे 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 हाँ 1 मिनट बेटा जी, थोड़ा सा लैपटॉप बहक गया है हमारा। हाँ, तो जब 5,000 प्राइस थी मैंने 150 यूनिट बेचे, जब प्राइस बढ़ गई मैंने 100 यूनिट ही बेचे, कम बेच दिए, मतलब प्राइस ज़्यादा हुई मैंने सप्लाई कम कर दिया, तो उल्टा हो गया। होना क्या चाहिए, प्राइस ज़्यादा सप्लाई ज़्यादा, लेकिन ये उल्टा हो गया, मतलब लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो नहीं हुआ। क्यों नहीं फॉलो हुआ, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में बदलाव हो गया। तो लॉ ऑफ सप्लाई को यदि फॉलो होना है तो हम क्या मानेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट चेंज नहीं हो रही, ठीक है। और उसी तरह टैक्स दो, उसको एग्जाम्पल में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लिखा, उसको टैक्स मान लो, तो ठीक है। तो देयर इज नो चेंज इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, देयर इज नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। प्राइस ऑफ अदर गुड्स रिमेन कांस्टेंट, अदर गुड्स की प्राइस सेम रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। सर अदर गुड्स की प्राइस से मुझे क्या लेना देना, बेटा ऐसा नहीं है, अदर गुड्स की प्राइस से लेना देना रहता है। मान लो आप 2 प्रोडक्ट बना रहे, आप ही खुद 2 प्रोडक्ट बना रहे, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट ए की सेलिंग प्राइस है 100 रुपये, प्रोडक्ट ए की बाद में सेलिंग प्राइस भी थी 100 रुपये, तो प्रोडक्ट ए की हमने प्राइस चेंज ही नहीं की। लेकिन मार्केट में क्या हुआ, प्रोडक्ट बी की पहले प्राइस थी 100 रुपये, अब प्रोडक्ट बी की प्राइस मार्केट में होगी 150 रुपये, तो भैया इसकी प्राइस ज़्यादा होगी। अब अपने को बी वाले प्रोडक्ट में ज़्यादा मुनाफा होने लगा, ज़्यादा महंगा बिक रहा, तो हम लोग क्या करेंगे भैया, ए का प्रोडक्शन बंद कर देंगे, बी का प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे। ए का प्रोडक्शन कम हो गया, अपने देखा था प्रोडक्शन स्टॉक और सप्लाई, पहले रहता प्रोडक्शन फिर रहता स्टॉक फिर रहता सप्लाई, मैंने प्रोडक्शन कम कर दिया तो मेरे पास स्टॉक कम हो गया, स्टॉक कम हो गया तो मैं सप्लाई कम करूंगा, सीधी बात है। लेकिन हालांकि प्राइस में कुछ भी बदला हुआ क्या, ए के नहीं, प्राइस तो वही है, लेकिन फिर भी मैं क्या करूंगा, ए का सप्लाई कम कर दूंगा और बी का सप्लाई बढ़ा दूंगा। तो ए की प्राइस चेंज नहीं हुई, फिर भी ए का सप्लाई चेंज हो गया, क्यों, क्योंकि दूसरा प्रोडक्ट जो बी है उसकी सप्लाई बढ़ गई, सॉरी उसकी प्राइस बढ़ गई, प्राइस बढ़ गई तो उसकी सप्लाई में बढ़ा दूंगा। मेरे सारे जो लेबर से सारा रॉ मटेरियल सारा पैसा मैं कहाँ लगाऊंगा, बी में लगाऊंगा, क्योंकि बी की प्राइस बढ़ गई, बी में मुझे ज़्यादा मुनाफा है, तो ए का सप्लाई में कम कर दूंगा। तो देखो प्राइस चेंज नहीं हुई, लेकिन दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होगी, तो दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होने की वजह से हमारे प्रोडक्ट की ए प्रोडक्ट की सप्लाई चेंज, तो दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस चेंज होने की वजह से हमारे प्रोडक्ट की भी सप्लाई चेंज हो सकती है। तो हम क्या अजम्पशन ले रहे हैं, हम ये अजम्पशन ले रहे हैं भैया बी की भी प्राइस 100 ही है, बी की भी प्राइस कुछ चेंज नहीं हो रही, बी की प्राइस यदि चेंज हो जाएंगी तो हमारा लॉ ऑफ सप्लाई गड़बड़ कर जाएगा, ठीक है। तो नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, हमको भविष्य का कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं, भविष्य का यदि एक्सपेक्टेशन है तो लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो नहीं होता। देखो फॉर एग्जाम्पल होना क्या चाहिए, मान लो प्राइस है किसी प्रोडक्ट की 100, फिर वो प्राइस बढ़ के हो गई 120, तो हम जो सप्लाई कर रहे थे यूनिट्स, हम पहले सप्लाई कर रहे थे 15 यूनिट्स, फिर जब प्राइस 120 हो गई तो हम कितना सप्लाई करेंगे 20 यूनिट्स, भाव बढ़ के हम ज़्यादा बेचने के लिए तैयार हो गए, बरोबर। लेकिन क्या हुआ मालूम है कि हमको किसी ने आकर बोला कि भैया 10 दिन बाद ये प्रोडक्ट की प्राइस हो जाएंगी 200, 10 दिन बाद ये प्रोडक्ट की प्राइस हो जाएंगी 200, आपको सुनने में आ गया। तो अब यदि प्राइस 120 हो गई, 150 भी हो गई, 180 भी हो गई, तो भैया ये प्राइस पर बेचेंगे क्या, नहीं ये प्राइस पर बेचेंगे, ये प्राइस पे 1 2 3 ऐसे कम कम बेचेंगे। अपन वेट करेंगे किस चीज़ का, प्राइस का 200 होने का, और जैसे 200 होंगे फिर हम ज़्यादा यूनिट बेचेंगे। तो क्या हुआ देखो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में क्या हुआ, प्राइस 100 थी, यूनिट्स हम सप्लाई कर दिए 15, फिर प्राइस 120 हो गई, हम यूनिट सप्लाई कर रहे हैं 1 ही कर रहे हैं, फिर प्राइस 150 हो गई, फिर भी हम 2 ही कर रहे हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, प्राइस बढ़ रही है यहाँ पे, लेकिन अपन सप्लाई कम कर दी, क्यों, क्योंकि हमको फ्यूचर का एक्सपेक्टेशन था कि फ्यूचर में ज़्यादा प्राइस होने वाली, तो अपन क्या करेंगे, अभी बेचेंगे, अभी संभाल के रखेंगे, स्टॉक में रखेंगे, बाद में बेचेंगे। तो फ्यूचर में यदि आपको एक्सपेक्टेशन है प्राइस का, तो लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो नहीं होता। भले ही प्राइस यहाँ पे देखो शॉर्ट टर्म में प्राइस बढ़ रहे थे 120 150 के, लेकिन फिर भी आपने सप्लाई नहीं बढ़ाया, उल्टा कम कर दिया। यहाँ प्राइस बढ़े लेकिन आपने सप्लाई कम कर दिया, तो लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो नहीं हुआ। क्यों नहीं फॉलो हुआ, क्योंकि आपको भविष्य का अंदाजा लग गया था। तो हम क्या मान के चले कि आपको भविष्य का कुछ भी अंदाजा नहीं है, देयर इज नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस।
समझ में आए कि भैया सातों की सातों आपको अजम्पशंस? यस, वेरी गुड। तो कौन कौन से अजम्पशन थे फटाफट देखेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे। कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए। वेदर कंडीशन चेंज नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज नहीं होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट चेंज नहीं होना चाहिए। अदर गुड्स का प्राइस चेंज नहीं होना चाहिए। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन चेंज नहीं होना चाहिए। देखो मेरा भी ऐसा मानना है, शुरू से जब मैं इवन C1 फाइनल की भी पढ़ाई करता था, थेरी सब्जेक्ट भी रहता था, तो बोलने से अच्छा आप लिखते ना, जब तक लिखते नहीं मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता। पढ़ाने में भी आप देखेंगे पीपीटी का इस्तेमाल बहुत कम करता हूँ, ये लिखने का इस्तेमाल करता हूँ। ये लिखने का मुझे बहुत आदत है, अब लिखते ना तो जल्दी याद होता, तो फटाफट लिख के देखने का फटाफट। अभी अपन ने देखे अजम्पशंस, तो कौन कौन से अजम्पशन थे फटाफट लिख के देख लेने का 2 मिनट। अब ये वीडियो को पॉज कर देना, आप खुद से लिख के देखने का, बिना देखे ट्राई करना, सोचने का, फिर नहीं आएगा फिर देखने का, फिर लिखने का, तो एक दिमाग का स्ट्रेस होगा तो जल्दी याद रहेगा। अजम्पशन में क्या देखे थे, देखो एक था प्राइस ऑफ अदर गुड, फिर था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सॉरी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, है ना, बोलो मेरे साथ। फिर क्या था, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, फिर क्या था, वेदर कंडीशन, और क्या था, सोचो 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 सोचो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, है ना, हाँ जी। और क्या था, गवर्नमेंट पॉलिसी, और एक क्या था, फ्यूचर प्राइस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। तो ये सारी चीजें जो है शुड रिमेन कांस्टेंट, ये है आपका अजम्पशन। ठीक है, तो ये हो गए सारे अजम्पशन। तो दिस ऑल थिंग्स शुड रिमेन कांस्टेंट, दिस आर द अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई कामयाब होने के लिए सारी चीजें कांस्टेंट रहनी चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, सेम रहना मांगता, तब जाके लॉ ऑफ सप्लाई काम करता। ठीक है, ओके, ये हो गया अजम्पशन, ये हम लोग देख चुके थे, तो हमने फिर से देख लिया। अगला टॉपिक है एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। एक्सेप्शन का मतलब रहता है अपवाद। अपवाद मतलब ये लोग लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो नहीं करते, ये लोग ऑड वन आउट है, ये लोग लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो नहीं करेंगे। कौन लोग है, पहला है सप्लाई ऑफ लेबर, ये भी हमने देखा था। सप्लाई ऑफ लेबर में क्या रहता है, मान लो वेज रेट, ठीक है, वेज रेट आप पहले किसी को दे रहे थे, मान लो 50 रुपीज पर आवर, 1 घंटे के किसी मजदूर को आप दे रहे थे 50 रुपये घंटा काम करने के लिए, 50 रुपीज़ पर आवर। तो वो क्या कर रहा था, इंसान बढ़िया मेहनत कर रहा था और सप्लाई कर रहा था। वो क्या सप्लाई करेगा, उसका टाइम सप्लाई करेगा ना। यहाँ पे वेज रेट हो गई प्राइस, और यहाँ पे उसका टाइम हो गया सप्लाई। सप्लाई क्या कर रहा है, आपको टाइम दे रहा है, उस टाइम से वो काम कर रहा है ना। यस, तो यहाँ पे प्राइस है वेज रेट और सप्लाई है टाइम। तो जब 50 रुपये पर आवर दे रहे थे ना, तो वो भैया जी काम कर रहा था 8 घंटे। ठीक है, वेरी गुड। फिर क्या हुआ, आप वेज रेट बढ़ा दिए, आप बोले एक काम करो भैया, तो बहुत अच्छे मेहनत कर रहा, मुझे मैं क्या करता हूँ, तेरे वेज रेट है ना बढ़ा देता हूँ, वेज रेट में कर देता हूँ 80 रुपीज़ पर आवर। उसने बोला अरे वाह यार बहुत बढ़िया। अब उसने 10 घंटे काम करना चालू कर दिया। फिर आपने बोला मैं एक काम करता हूँ 100 रुपीज़ पर आवर देता हूँ। उसने बोला अरे वाह, वो 12 घंटे काम करने तैयार हो गया, है ना। फिर आपने बोला भैया एक काम करता हूँ मैं 200 रुपये पर आवर देता हूँ। अरे वाह, मैं 15 घंटे काम करने तैयार हो गया। फिर आप बोले मैं 500 रुपये पर आवर देता हूँ। अब क्या वो 20 घंटे काम करेगा क्या? अरे भाई वो इंसान है, कितना, 1 दिन करेगा 2 दिन करेगा, हमेशा थोड़ी कर सकेगा, एक लिमिटेशन है उसकी। और उसके बाद में 50 रुपये पर आवर आप यदि दे रहे हैं ना, तो वो क्या करेगा पता है क्या आपको? देखो वो क्या करेगा, वो करेगा केवल 8 घंटे ही काम करेगा, कम कर देगा, बढ़ाने की जगह कम कर देगा। क्यों? क्योंकि देखो आप यहाँ पर देखेंगे जब 200 थे, 15 घंटे काम करा तो कितने रुपए कमाई हो रही थी? 3000 रुपये कमाई हो रही थी। अब क्या करेंगे आप 500 दे, 8 ही घंटा काम करेंगे, 8 घंटा काम करके 4000 कमा ले रहा हूँ। मतलब कम समय में काम करके ज़्यादा कमा ले रहा है, क्योंकि उसकी प्राइस बढ़ गई, वेज रेट बढ़ गई। तो क्या होता है, शुरू में भले उसने बढ़ाया, जब शुरू में आप प्राइस को बढ़ाओगे, वेज रेट बढ़ाओगे, तो क्या करेगा, उसका सप्लाई ऑफ लेबर भी बढ़ाएगा, ओवर टाइम काम करेगा। लेकिन एक टाइम के बाद उसकी लिमिटेशंस भी आ जाती है, तो आप कितना भी प्राइस बढ़ा दो सप्लाई नहीं बढ़ा पाएगा। या फिर ज़्यादा ही आपने प्राइस दे दिया तो कम टाइम में काम करके उसकी जितना कमाना चाहिए कमा लिया, तो बचे टाइम में आराम करेंगे। तो सप्लाई के केस में क्या होता है, इसमें पहले तो जैसे प्राइस बढ़ाएंगे तो सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ेगा, लेकिन जैसे और ज़्यादा प्राइस बढ़ाएगी तो फिर वो सप्लाई कम कर देगा। तो इसका जो डिमांड रहता है, इसका जो कर्व रहेगा, वो कर्व कैसा रहेगा, पहले तो ये रहा कर्व, यहाँ पर रहेंगी प्राइस, यहाँ पर रहेगा सप्लाई।
टाइम, जैसे जैसे आप उसकी प्राइस बढ़ाते जा रहे हो सप्लाई बढ़ाते जाएगा, लेकिन एक टाइम आएगा, लिमिटेशन आएंगे, इसके ऊपर काम ही नहीं कर सकता, सप्लाई कम कर देगा। तो इसका ग्राफ जो बनेगा कैसे बनेगा, पहले बढ़ रहा और फिर वापस कम हो गया। इस प्रकार का आपको ग्राफ देखने को मिले। ये ग्राफ आपको याद रखना है, ये आ सकता है एग्जाम में एक्सेप्शंस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। ठीक है, तो पहला एक्सेप्शन क्या देखो, लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो किया। लॉ ऑफ सप्लाई के लिए ग्राफ कैसा होना चाहिए, सीधा, वापस पीछे नहीं आता, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, वापस पीछे आ जा रहा है, तो ये हो गया एक्सेप्शन। डिटेल में हम लोग इसको देख चुके हैं। तो सप्लाई ऑफ लेबर इज वन ऑफ द एक्सेप्शन, ये ग्राफ आपको ध्यान में रखना है। देन एग्रीकल्चर गुड्स, एग्रीकल्चर गुड्स एक लिमिटेशंस रहते हैं, स्पेसिफिक रहते हैं, सीजनल रहते हैं कि ये सीजन में यही गुड्स बनते हैं। उसके बाद में एग्रीकल्चर लैंड भी हमारे पास फिक्स है, एग्रीकल्चर लैंड थोड़ी ना बढ़ने वाली, वो जितनी है उतनी है, तो आप कितना भी उसका प्राइस बढ़ा दो, उसका सप्लाई एक लिमिट के बाहर बढ़ सकता है कि नहीं, जितनी लैंड है उतनी लैंड है, जितना प्रोडक्शन हो सकता है उतना ही हो सकता है। तो एग्रीकल्चर गुड्स में भी क्या होता है, आप कितना भी प्राइस बढ़ा दो आप, लेकिन एक समय एक लिमिट से ज़्यादा आप उसको सप्लाई नहीं बढ़ा पाओगे, क्योंकि वो उसके फिक्स है प्रोडक्शन। देन अर्जेंट नीड ऑफ कैश, यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा नीड है कैश की, तो वो प्राइस बढ़ाने का इंतजार नहीं करेगा, कम प्राइस में भी चीज़ बेच देगा, कैश ले लेगा, उसका काम कर लेगा। देखते ना, बहुत से लोग रहते हैं जिनको ज़रूरत पड़ी तो अपना कोई भी चीज़ बेच देंगे, घर बेच देंगे, मोबाइल बेच देंगे, फिर उसका इंतजार नहीं करते कि इसकी प्राइस अच्छी। मान लो घर था, घर की आपकी कीमत थी 20 लाख रुपए, लेकिन आपको अर्जेंट जरूरत पड़ गई, कुछ भी कारण की वजह से आपको जरूरत है मान लो 18 लाख की, भले आपके घर का प्राइस 20 लाख है, लेकिन आप क्या करेंगे, यार जल्दी बेचना चाहिए, मुझे आज ही पैसे की जरूरत है, तो हम 18 लाख में बेच दोगे, कम प्राइस में आपने सप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया, एक्सेप्शन। क्यों, क्योंकि आपको अर्जेंट नीड थी कैश की। देन पेरिशेबल गुड्स, पेरिशेबल गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जो खराब हो जाते जल्दी, तो अपन क्या करते, भाव बढ़ने का इंतजार नहीं करते, भाव बढ़ने का इंतजार करते बैठेंगे तो ये इधर हमारे गुड्स खराब हो जाएंगे, फिर तो 0 रुपये में भी नहीं बिकेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, जो गुड्स खत्म हो जाते हैं ना उसको फटाफट अपन बेच देते, फिर प्राइस भले ज़्यादा हो या कम हो। जैसे वेजिटेबल मार्केट में आप जाएंगे, सुबह सुबह फ्रेश रहते हैं, अच्छे रहते हैं, तो प्राइस ज़्यादा रहते हैं। शाम के टाइम पे जाएंगे तो आप कम प्राइस में भी सप्लाई करते हैं, क्यों, क्योंकि खराब हो जाने वाले। तो पेरिशेबल गुड्स। देन रेयर गुड्स, रेयर गुड्स मतलब जो बहुत कम है, यूनिक है, एंटीक है, जो म्यूजियम में रखते हैं, एक आधी चीज़ अवेलेबल है, तो आप भले उसकी प्राइस कितनी भी बढ़ा दो, एक ही है तो 1 से 2 सप्लाई कर सकता है क्या, नहीं। मान लो किसी के पास 2 तलवार है, पुरानी एकदम, किसी महाराजा की 2 तलवार है, आप बोल रहे मैं देखो 1 करोड़ देता हूँ, मुझे तलवार दे, तो आप 1 करोड़ में 1 तलवार दे दी। फिर उसने बोला मैं 5 करोड़ देता हूँ, 2 तलवार दे, आपने 2 तलवार दे दी। फिर सामने वाले ने बोला देखो 100 करोड़ देता हूँ, मेरे को 3 तलवार दे। अरे भाई कहाँ से लाओ, 2 ही तो है। मतलब ये एंटिक चीज़ें, ऐसे एग्जाम्पल दिया हमने, जस्ट ऐसी चीज़ें जो बहुत कम है, रेयर है, उसका सप्लाई बढ़ा ही नहीं सकते, है ना, प्राइस कितनी भी बढ़ जाए। तो ये भी होगा उसका एक्सेप्शंस। तो एक्सेप्शंस कौन से देखेंगे, वापस एक बार लिख लेंगे फटाफट, तो याद रहेगा अच्छे से। एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस किस चीज़ के बेटा, लॉ ऑफ सप्लाई के। 3 टाइप के गुड्स थे, गुड्स ऐसी इस तरीके से लिखना ताकि आपको याद है, छोटी मोटी टेक्निक्स रहती। 3 टाइप के गुड्स थे, एक था बेटा जी एग्रीकल्चर गुड्स, एक था पेरिशेबल गुड्स, पेरिशेबल मतलब जो खराब हो जाते जल्दी, खाने पीने वाले आइटम, एक था रेयर गुड्स। तो 3 टाइप के गुड्स थे एक्सेप्शन में, एग्रीकल्चर गुड्स, पेरिशेबल गुड्स, रेयर गुड्स। फिर एक था अर्जेंट नीड ऑफ कैश, किसी को अर्जेंट नीड है भैया कैश की तो बेच देंगे हम, कोई लॉ सप्लाई नहीं फॉलो करते बैठेगा। फिर था एक हमारा लेबर का सप्लाई, बस खत्म। आई थिंक इतने ही 5 एक्सेप्शन थे, 5 ही थे ना कि एक और था, बस 5 ही थे। तो ये 5 आपके एक्सेप्शंस हैं। इस तरीके से लिखने का तो आपको याद करने में आसानी जाएंगे। 3 टाइप के गुड्स थे, एग्रीकल्चर गुड्स, पेरिशेबल गुड्स, रेयर गुड्स, फिर एक अर्जेंट नीड ऑफ कैश और एक लेबर सप्लाई। ओके, लिखते जाने का, जो भी व्यक्ति लिख के दिखेगा उसको हमेशा याद रहेगा। ऐसे डायग्राम आप देखेंगे एग्जाम में, एक्सेप्शन सोचने बैठेंगे तो एग्जाम में आपको एकदम से यही क्लिक होगा कि यार गुड्स थे, 3 टाइप के गुड्स। तो ये ऐसी चीज़ें आप जब लिखते हैं ना तो ज़्यादा टाइम तक आपके दिमाग में रिटेन रहती है। तो लिखने की आदत डालो, थियोरेटिकल सब्जेक्ट को भी लिखने का। ओके, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, ये हो गया रिवीजन। रिवीजन क्या, पूरा ही पढ़ लिया डबल से। अब इसके आगे का हमारा पढ़ना बाकी था। 1 मिनट, आज अब आ जाते नेक्स्ट, वेरिएशंस इन सप्लाई। अब आपको यदि डिमांड चैप्टर ध्यान में होगा, याद होगा, तो उससे रिलेटेड ही आपको इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो डिमांड वाले चैप्टर को याद करो। डिमांड में भी ऐसी 2 चीज़ें थी, कौन सी, एक था चेंज इन डिमांड, वेरिएशन इन डिमांड, और एक चेंज इन डिमांड। वेरिएशन में था एक्सपांशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। चेंज इन डिमांड में था इंक्रीज ऑफ डिमांड, डिक्रीज ऑफ डिमांड। याद आया क्या, यस। तो बस उसी का भाई ये मिलता जुलता। उस चैप्टर में यदि किसी ने अच्छे से ध्यान दिया था, अच्छे से पढ़ाई करी थी, तो उसको ये कुछ भी नया नहीं लगने वाला है, सेम कंसेप्ट है। 2 मिनट में उसको ये समझ में आ जाएगा और 2 मिनट में उसको याद भी हो जाएगा। लेकिन एक शर्त है उसके लिए, क्या शर्त है, उस टाइम पे डिमांड वाले चैप्टर के टाइम पे आपने अच्छे से ध्यान दिया हो, है ना। हाँ सर, ठीक है, फिर चल देखते हम लोग पहले
वेरिएशन इन सप्लाई। तो दो बातें रहती है, आपने ध्यान में रखना, एक रहता वेरिएशन इन सप्लाई, एक रहता चेंज इन सप्लाई। तो वेरिएशन इन सप्लाई हम किसे कहते हैं? वेरिएशन इन सप्लाई हम किसे कहते हैं? व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी वेरीज, वेरीज मींस चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। जब क्वांटिटी ऑफ गुड्स सप्लाइड, जब जो सेलर है जो जितना क्वांटिटी सप्लाइड कर रहा है वो चेंज होता है, किस वजह से वो चेंज होता है? चेंज इन प्राइस के वजह से। यदि क्वांटिटी सप्लाई मतलब सप्लाई में चेंज आता है, सप्लाई में बदलाव आता है, क्यों? उसके प्राइस में बदलाव होने की वजह से। अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इट इज नोन एज वेरिएशन इन सप्लाई। तो वेरिएशन इन सप्लाई किसको बोलेंगे? चेंज इन क्वांटिटी, चेंज में शब्द मत यूज करो, चेंज अपन दूसरे को बोलते हैं, इसको बोलना वेरिएशन। तो वेरिएशन इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस, प्राइस में बदलाव होने की वजह से यदि सप्लाई में बदलाव आ रहा तो इस चीज को, इस घटना को हम बोलेंगे वेरिएशन इन सप्लाई। ठीक है, वैसे इंग्लिश में यदि इंग्लिश मीनिंग देखेंगे तो वेरिएशन और चेंज एक ही बात है। एक रहता है वेरिएशन इन सप्लाई, एक रहता है चेंज इन सप्लाई। वेरिएशन का मतलब भी चेंज है, चेंज का मतलब भी चेंज। जस्ट इनको क्या करना था, इसको एक अलग से बाइफरकेट करना था, दोनों को डिस्टिंग्विश करना था, दो अलग अलग टॉपिक। इसके लिए भैया हम इसके लिए वेरिएशन शब्द का इस्तेमाल करेंगे और दूसरा कंसेप्ट है आगे उसके लिए चेंज का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि इंग्लिश मीनिंग दोनों का सेम ही, लेकिन इकोनॉमिक्स में वेरिएशन कब बोलेंगे अपन? सप्लाई में वेरिएशन हुआ, ऐसा कब बोलेंगे? जब उसके प्राइस में बदलाव हुआ, उसके वजह से सप्लाई में बदलाव हुआ, तो अपन बोलेंगे सप्लाई में क्या हुआ? वेरिएशन हुआ। ठीक है, तो पहला वेरिएशन हो सकता है एक्सपांशन, एक्सपांशन मतलब बढ़ जाना, और दूसरा वेरिएशन हो सकता है कम हो जाना। ठीक है, तो देखो हम इसको ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये ग्राफ है, मान लीजिए क्या ये ग्राफ ही है सो हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं। ओके बेटा जी, तो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, ये हम हैं, ये हमारी स्केल है और यहाँ पर ग्राफ बन रहा है 0 0 चल रहा है ना, अभी ट्रेंडिंग में पार्टी हो रही है। ऐसा ये हम हैं, ये हमारी स्केल है और ये हमारा ग्राफ बन रहा है। ग्राफ पर नीचे रहेगा बेटा प्राइस, यहाँ पर रहेगा यूनिट्स। ओके, मान लो अरे नहीं, रुको रुको रुको, गड़बड़ हो गई, उल्टा लिख दिया। नीचे क्या रहता है बेटा? क्वांटिटी, यूनिट्स, क्वांटिटी सप्लाइड, और यहाँ क्या रहता है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी है जी। मान लो प्राइस थी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, बस बस बस। क्वांटिटी सप्लाइड की मान लो 100, 200, 300, 400, 500, 600। ये रहा। तो हमने सप्लाई कर्व डायरेक्ट बना लेते हैं, शेड्यूल नहीं बनाता, फालतू टाइम वेस्ट होगा। समझा हुआ तो है ही हमें। मान लो कुछ इस प्रकार से ग्राफ बन रहा था। ये बन गया हमारा सप्लाई कर्व, सप्लाई का ग्राफ। ठीक है, स्केल हट जा बाजू। ये हमारा बन गया सप्लाई का कर्व या सप्लाई का ग्राफ। अरे 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 अरे, क्योंकि हमारा सप्लाई का कर्व, सप्लाई कर्व, इसे हम बोलते हैं प्यार से S1। ठीक है, S1 नाम देते हैं सप्लाई कर्व 1। अब आप देखेंगे जब प्राइस 30 है तो इसकी क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है बेटा जी? 300। जब प्राइस 50 है तो क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है? 500। समझा क्या? ये जब प्राइस 50 है तो सप्लाई कितना किया मैंने? 500 यूनिट। जब प्राइस 30 थी तो कितना सप्लाई किया मैंने? 300 यूनिट्स। आप देखेंगे यहाँ से 30 से प्राइस हो गई 50, मतलब प्राइस क्या हुई? बढ़ गई। तो प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या हुई? 300 से 500 हो गई। हमारा जो ग्राफ है, हमारे ग्राफ में पॉइंट कैसे मूव हुआ? पहले ये नीचे था, बाद में पॉइंट कहाँ चले गया? ऊपर चले गया। तो हमारे मूवमेंट कैसा हुआ बेटा? हमारा पॉइंट कहाँ मूव हो गया?
मूव हो गया अपवर्ड। अरे सीधी बात है ना, जब 30 था तो एक पॉइंट यहाँ पे था, जब प्राइस 50 होगी तो हमारा पॉइंट कहाँ चले गया, ऊपर चले गया। तो जब प्राइस इंक्रीज हुई तो हमारा जो पॉइंट है वो ग्राफ में कहाँ मूव हो गया, ऊपर की ओर मूव हो गया, अपवर्ड मूवमेंट हो गया। ठीक है, ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपांशन। एक्सपांशन बोलेंगे। एक्सपांशन हम बेटा किसे बोल रहे हैं, अपवर्ड मूवमेंट को, अपवर्ड मूवमेंट। तो जब भी ग्राफ में, सप्लाई के ग्राफ में, सप्लाई के कर्व में चेंज होगा, कैसा चेंज होगा, चेंज नहीं बोलना, वेरिएशन बोलना, वेरिएशन होगा। कैसा वेरिएशन होगा, प्राइस बढ़ जाती है, उसके वजह से क्या होगा, सप्लाई कर्व ऊपर की ओर जा रहा है, मूव टूवर्ड्स अपवर्ड या मूव अपवर्ड्स, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सपांशन ऑफ सप्लाई। ये फिनोमेना को, इस घटना को हम क्या बोलेंगे, एक्सपांशन। किस चीज का एक्सपांशन, एक्सपांशन ऑफ सप्लाई। जब अपवर्ड मूवमेंट होगा तो अपवर्ड मूवमेंट इन सप्लाई कर्व इज नोन एज एक्सपांशन ऑफ सप्लाई। ध्यान में रखना है आपको ये सारी टर्म, सारी बातें, ठीक है, याद रहेगा। ओके, फिर नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं। इसी को मैं कर लेता हूं कॉपी। आगे कर देता हूं पेस्ट। है जी, हाँ जी, ओके जी। अब अपन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं एग्जाम्पल को। अब मान लो मेरा ग्राफ कुछ इस प्रकार है। अब आप देखेंगे ध्यान से, पहले अपन मान लेते 40 वाला पॉइंट ले लेते। जब प्राइस भैया जी 40 थी, जब प्राइस 40 थी तो हम क्वांटिटी सप्लाई कितना कर रहे थे, 400। फिर मान लो प्राइस हो गई 20 तो हम क्वांटिटी कितना सप्लाई कर रहे हैं, 200। समझे क्या ये 2 पॉइंट, यस सर। जब प्राइस 40 थी तो मैं सप्लाई कर रहा था 400 यूनिट, जब प्राइस हो गई 20 तो मैं सप्लाई कर रहा 200 यूनिट्स। तो क्या हुआ, प्राइस पहले ज़्यादा थी तो सप्लाई भी ज़्यादा था, प्राइस हो गई कम तो सप्लाई भी हो गया कम। तो मूवमेंट कैसा हुआ हमारा ग्राफ में, ये देखो ये वाला पॉइंट कहाँ आ गया, ये थोड़ा सा सरक के नीचे की ओर आ गया। तो ये पॉइंट में कहाँ मूवमेंट हुआ, डाउनवर्ड मूवमेंट। तो अपन इसको क्या लिखेंगे, डाउनवर्ड मूवमेंट। तो ये फिनोमेना को, ये घटना को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन किस चीज का कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में कैसा मूवमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट। ये आपको ऑब्जेक्टिव में 1-2 मार्क के लिए बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सपांशन ऑफ सप्लाई मीन्स, या फिर अपवर्ड मूवमेंट अलॉन्ग द सप्लाई कर्व सजेस्ट या इंडिकेट्स। तो अपवर्ड मूवमेंट अलॉन्ग सप्लाई कर्व क्या हमें बताता है कि देयर इज एक्सपांशन ऑफ सप्लाई। डाउनवर्ड मूवमेंट इन सप्लाई कर्व हमको क्या बताता है कि देयर इज कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। ठीक है, ओके, बाकी तो ग्राफ सेम रहेगा, ये भी हमारा ग्राफ है, इसको हम बोलेंगे सप्लाई कर्व। ओके, तो ये दोनों चीज़ों को अपन हेडिंग यदि दे तो क्या हेडिंग बनेगा इस चीज़ का, इस चीज़ का हेडिंग बनेगा, देखो एकदम मेन हेडिंग बनेगा हमारा सप्लाई, उसका एक सब हेडिंग बन जाएगा वेरिएशन ऑफ सप्लाई। उसके अंदर 2 बन जाएगा एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, यस सर, समझ में आया क्या बेटा, यस। अब ये आपको लिख लेने का है, सर बुक में तो दिया है, बुक में तो सभी दिया है। फिर अरे अभी तो मैंने बोला थोड़ी देर पहले, लिखने से ज़्यादा समय तक याद रहता है। तो इसी तरीके से लिखेंगे तो पूरा का पूरा पिक्चर आपके दिमाग में आएगा। चारों ग्राफ अपन एक साथ ही एक पेज पे लिख लेते है ना, अलग अलग 4 ग्राफ देखेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। चारों ग्राफ का यदि हम एक साथ देखें तो अपन कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर कर सकेंगे तो अच्छी तरीके से याद रहेगा।
ठीक है, तो इसको इसी तरह जिस तरीके से मैंने लिखा उसी तरीके से आपको लिख लेना है। रजिस्टर पे नहीं आ रहा तो थोड़ा बड़ा पेज लेने का, ड्राइंग शीट, और उसके ऊपर निकालने का, लेकिन चारों ग्राफ मुझे एक ही पेज पर एक ही नज़र में नजर आने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया वेरिएशन ऑफ सप्लाई। अब दूसरा इसमें कंसेप्ट रहता है चेंज इन सप्लाई। चेंज ऑफ सप्लाई, ठीक है, चेंज ऑफ सप्लाई या चेंज इन सप्लाई। ठीक है, ओके। अब इसमें भी मैं एक काम करता हूँ, ग्राफ को कॉपी कर लेता हूँ, ग्राफ से ही इसको अपन समझेंगे। चलो पहले एक बार को पढ़ लेते हैं। एक्सपांशन होगा, देखो ये एक्सपांशन है, एक्सपांशन फटाफट पढ़ लेते, क्या हमारे काम का। एक्सपांशन ऑफ सप्लाई रेफर्स टू राइज इन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई ड्यू टू राइज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। प्राइस के बढ़ने से यदि क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाता है तो उसको अपन बोलते हैं एक्सपांशन। अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। एक्सपांशन लीड्स टू अपवर्ड मूवमेंट। देखो जो बातें हमने देखी वो ये ऑन द सप्लाई, सेम सप्लाई का मतलब सप्लाई कर्व चेंज हुआ क्या हमारा? नहीं, देखो कर्व वही का वही था, सिर्फ क्या हुआ, पॉइंट ऊपर की ओर गया एक्सपांशन में। और कॉन्ट्रैक्शन में क्या हुआ, देखो वही ग्राफ है, पॉइंट ऊपर की ओर जा रहा है। और कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई रेफर्स टू फॉल इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू फॉल इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। इन दिस केस देयर इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, देयर इज डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन सेम सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है, ओके। अब है चेंज इन सप्लाई। चेंज इन सप्लाई में क्या होगा, व्हेन अदर फैक्टर चेंजेस एंड प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, इट इज नोन एज चेंज इन सप्लाई। बातों की गहराइयों को समझो। बातों की गहराई क्या है, यहाँ पर क्या चेंज हो रहा था बेटा, यहाँ पे आप लिख देंगे लगे तो, क्या लिखने का अपने को, यहाँ पर अपने को लिखना है कि सप्लाई चेंज नहीं वर्ड यूज करता हूं मैं, क्या लिखूं यार, सप्लाई वेरीज ड्यू टू चेंज इन प्राइस। सप्लाई में यदि बदलाव आता है उसके प्राइस में चेंज होने की वजह से, तो उसको अपन बोलते हैं एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ओके। लेकिन यदि चेंज इन सप्लाई, अपन कब बोलेंगे चेंज इन सप्लाई हुआ, जब सप्लाई चेंजेस, व्हेन सप्लाई चेंजेस ड्यू टू चेंज इन फैक्टर अदर देन प्राइस। प्राइस को छोड़ के कोई दूसरे फैक्टर में बदलाव हुआ और उसके वजह से यदि प्राइस चेंज हो रही है तो उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा जी, चेंज इन सप्लाई। समझ रहा है क्या, दोनों में सप्लाई चेंज हो रही, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, पहले में जो सप्लाई चेंज हुई वो चेंज होने का कारण क्या था, वो चेंज होने का कारण था प्राइस चेंज हो गई। अब यहाँ पर क्या कारण है, अब यहाँ पर अदर देन प्राइस, अपन ने देखा डिटर्मिनेंट 8 से सिलेबस से कट गया। सप्लाई जो है वो 8 चीज़ों पर निर्भर करता है, उन 8 चीज़ों में से यदि प्राइस चेंज हो रही है और उसकी वजह से बदलाव हो रहा है तो उसको बोलते हैं वेरिएशन ऑफ सप्लाई। उन 8 चीज में से यदि प्राइस कांस्टेंट और बची हुई 7 चीज़ों में से कोई एक चीज़ चेंज हो रही है और उसके वजह से यदि सप्लाई चेंज हो रही तो उसको अपन बोलेंगे चेंज इन सप्लाई, ठीक है। तो वेरिएशन शब्द का इस्तेमाल कब होगा, जब प्राइस में बदलाव हो रहा। चेंज इन सप्लाई का शब्द का इस्तेमाल कब होगा, जब प्राइस छोड़ के बाकी चीज़ों में बदलाव हो रहा। तो यहाँ पर क्या रहेगा बेटा जी, यहाँ पर हियर प्राइस इज कांस्टेंट, यहाँ पर प्राइस में बदलाव नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या है, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, ओके। तो चलो अब क्या करते हैं अपन, डायरेक्टली मैं ग्राफ ही बता देता हूँ। पहले तो ग्राफ कॉपी कर लेते हैं। ठीक, आप लोग भी जब तक बुक में ड्रॉ कर लो।
और जो मैंने कल होमवर्क दिया था अभी तक मुझे मिला नहीं, कुछ ही बच्चों ने भेजा है, फटाफट से मुझे होमवर्क सेंड करेंगे वो 2 क्वेश्चंस, लॉ ऑफ सप्लाई और दूसरा कौन सा था, एक्सेप्शन ऑफ सप्लाई। ठीक है, ओके। ठीक है, अब इसको पहले कॉपी कर लेता, अदरवाइज मिटाना बहुत पड़ता है। आप लोग इसको लगे तो थोड़ा सा आगे ले लेना, या जब तक आप भी ड्रॉ करो। कॉपी, पेस्ट, नेक्स्ट। ये है हमारा सप्लाई कर्व। इस सप्लाई कर्व में आप देखेंगे इसको मैं S1 नाम दे देता हूँ, दिस इज S1, S1 मीन सप्लाई कर्व 1। अब क्या हुआ, अब प्राइस में कोई बदलाव नहीं है, प्राइस में वही चीज है, प्राइस सेम ही है, लेकिन प्राइस के अलावा कोई दूसरा फैक्टर, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो प्राइस के अलावा दूसरा कौन सा फैक्टर था, कोई भी एक ऐसा फैक्टर बताओ जो चेंज होने से सप्लाई बढ़ेगा। कहाँ थे वो फैक्टर, बताओ एक बार। चलो ठीक है, मान लीजिए अपन ने देखा था कि सप्लाई प्राइस पर डिपेंड करती है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। दूसरा कोई फैक्टर अपन ले लेते, दूसरा अपन फैक्टर ले लिए, मान लो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। प्राइस उतनी की उतनी है, लेकिन क्या हो रहा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी। अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यदि कम हो जाती है तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा यूनिट बेचेंगे ना भैया। देखो फॉर एग्जाम्पल पहले के ज़माने में जब 20 रुपए प्राइस थी तो हम 200 यूनिट्स बेचा करते थे, जब 40 प्राइस थी तो हम 400 यूनिट्स बेचा करते थे। ये समझ में आएगा आपको पहले ज़माने की बात? यस सर। देखो जब प्राइस थी 20, प्राइस थी 40, तो जब प्राइस थी 20 हम 200 यूनिट बेचा करते थे, जब 40 थी हम 400 यूनिट बेचा करते थे। तो उस जमाने में कॉस्ट प्राइस, अब अपन मान के चलते कॉस्ट क्या हो रही है, अब हो गई कॉस्ट कम। पहले जब हम ऐसा बेचते थे तो कॉस्ट ही, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी मान लो 10 रुपये, अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी 5 रुपये। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में चेंज आएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी 5, अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 5 होगी। पहले मान लो थी 10, पहले 10 थी तो 20 माइनस 10, 10 का प्रॉफिट बचता था। अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी 5, तो 20 माइनस 5 कितने हो जाएंगे, 15, 15 का प्रॉफिट बच रहा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम भैया 200 नहीं बेचेंगे, नहीं, अब हम क्या करेंगे, अब हम 300 बेचेंगे क्योंकि ज़्यादा फायदा हो रहा, यहाँ और ज़्यादा फायदा हो रहा था। यहाँ 400 नहीं बेचेंगे, अब हम बेचेंगे 500। समझ में आएगा? क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, ये कब है, जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी 10 रुपये, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी 5 रुपये। तो देखो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में बदलाव आने की वजह से सप्लाई में बदलाव आ गया, इसको अपन क्या बोलते हैं, चेंज इन सप्लाई। और यहाँ पर क्या हो रहा, 200 का 300 हुआ, 200 का 500 हुआ, तो ये क्या हो रहा, सॉरी 200 नहीं 400 था, 200 का 300 हुआ, 400 का 500 हुआ, तो यहाँ क्या हुआ, सप्लाई इंक्रीज हुआ। ठीक है, हाँ। तो अब क्या हुआ, मैं 200 की जगह 300 बेच रहा, तो देखो जब प्राइस 20 है तो मैं कितना बेच रहा हूँ, अब 300 बेच रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे अपन प्लॉट करेंगे उस पॉइंट को, प्राइस है 20,
प्राइस है 20, तो मैं कितने बेचूंगा बेटा 300। तो वो वाला जो हमारा पॉइंट है, जो पहला वाला पॉइंट है हरा वाला पॉइंट, अब वो मैं उसको पीला कर रहा हूँ, तो ये कहाँ शिफ्ट हो गया, देखो यहाँ शिफ्ट हो गया। समझ में आ रहा? प्राइस वही है, देखो प्राइस सेम, दिस इज द प्राइस, 20 रुपये ही प्राइस थी, लेकिन पहले मैं 200 बेच रहा था, आप कितने बेचने लग गया, 300 बेचने लग गया। ठीक है, यस सर। अब आगे, और दूसरा पॉइंट क्या था, 40। पहले 40 पे मैं 400 यूनिट बेच रहा था, अब 40 प्राइस पे मैं कितना बेच रहा हूँ, 500 बेच रहा हूँ। तो प्राइस सेम थी, देखा गया आपने, पहले भी 20 थी, पहले भी 40 थी, प्राइस सेम, चेंज क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन को। अब 40 की प्राइस पे मैं, ये 40 की प्राइस पे मैं अब 400 नहीं, अब मैं 500 बेच रहा हूँ, तो ये पॉइंट आएगा यहाँ पर। तो ये दो पीले पॉइंट आपको दिख रहे हैं, यस। अब इन दो पीले पॉइंट को मैं यदि ज्वाइंट कर लेता हूँ तो मेरा बन जाएगा ग्राफ। अब ग्राफ किस प्रकार बन रहा है, ग्राफ मेरा थोड़ा सा शिफ्ट हो चुका, समझ में आया? ये ब्लू कलर से जो ग्राफ है पहला वाला ग्राफ, अब रेड कलर से जो ग्राफ है बाद में दूसरा वाला ग्राफ, इसको अपन नाम दे देते S2। ठीक है, ओके। अब क्या हुआ, हमने बदलाव किया था किस चीज में, प्राइस में क्या ना, हमने बदलाव किया ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में, अदर देन प्राइस वाले फैक्टर में। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में हमने क्या किया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम किया, तो उसकी वजह से क्या हो गया, सप्लाई बढ़ गया, हमारा सप्लाई बढ़ा ना, 200 का 300 हो गया, 400 का 500 हो गया, सप्लाई बढ़ गया। तो सप्लाई बढ़ने की वजह से क्या हुआ मालूम है क्या आपको, हमारा जो सप्लाई कर्व है वो S1 से कहाँ चले गया, S2 की ओर चले गया। जो सप्लाई कर्व है ना बेटा जी हमारा, वो शिफ्ट हो गया, राइट की ओर शिफ्ट हो गया। देखेंगे आप ध्यान से, तो आपका सप्लाई कर्व देखेंगे आप, कहाँ शिफ्ट हो गया, राइट की ओर, राइट ऐसा दिखेगा आपको, राइट की ओर शिफ्ट हो गया। ठीक है, यस। सो देयर इज राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व, राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व। ठीक है, इसी को अपन क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन सप्लाई, इसी को इंक्रीज बोलेंगे ना, सप्लाई इंक्रीज हुआ ना, यस। इसी को हम प्यार से बोलेंगे, प्यार से बोलो, गुस्से से बोलो, बोलना तो यही है, इंक्रीज। ठीक है, सप्लाई लिख दो, इंक्रीज ऑफ सप्लाई, और इधर हम देखने वाले हैं अभी डिक्रीज ऑफ सप्लाई। ओके, ठीक है, यस सर। अब यदि का इसका विपरीत हो जाता, इसका उल्टा हो जाता, देखते हैं हम क्या था। अगेन वापस वही प्राइस, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2, प्राइस 20 थी 40 थी, 20 थी तो 200 बेच रहे थे, इधर 400 बेच रहे थे। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पहले था मान लो जैसा 10 था, तो अब क्या करते अपन, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ा देते, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 15 हो गया, तो अब क्या होगा, देखो 20 प्राइस है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 15 है, तो प्रॉफिट कम हो गया। पहले 10 का प्रॉफिट था 5 का, तो प्रॉफिट कम हो गया, तो मैं कम बेचूंगा। अब बेटा मैं 200 नहीं बेचूंगा, अब मैं बेचूंगा 100, और अब 400 नहीं बेचूंगा, अब बेचूंगा 300। तो अब क्या हो रहा है, देखो 400 का 300 हो गया, 200 का 100 हो गया, तो सब सप्लाई क्या हो गया, कम हो गया, डिक्रीज इन सप्लाई हो गया, है ना। तो डिक्रीज इन सप्लाई हो गया। अब ग्राफ देखते हैं अपन कहाँ चल जाएगा इस बदलाव की वजह से। पहले क्या था, जब 20 था तो 200 था, जब 40 था तो 400 था, ये पहले की कहानी थी, ये दो ग्राफ थे, ये दो पॉइंट थे। अब क्या हो रहा, अब जब प्राइस 20 है तो सप्लाई कितना है, 100। तो जब मेरा प्राइस 100 है, ये देखो सॉरी प्राइस 20 है तो सप्लाई कितना कर रहा हूँ मैं, 100, तो ये पॉइंट मेरा यहाँ पर आ गया। और प्राइस जब मेरी 40 है तो मैं सप्लाई कितना कर रहा हूँ अभी, 300, तो 40 की प्राइस में मैं सप्लाई कर रहा हूँ 300, तो ये मेरा दूसरा पॉइंट आ गया। आप देखेंगे तो हरे जो डॉट है वो पीले हो गए, तो किधर लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो गया। तो अब यदि मैं पॉइंट ये दो ग्राफ को जोड़ लूँ, थोड़ा सा है ना, ग्राफ को समझ लेना, थोड़ा इधर उधर हो रहा, क्योंकि एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है ना, ग्राफ एग्जैक्ट रहता था तो हमारा होता था बराबर से, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, आप समझ जाएंगे, बेहद होशियार बच्चे हो आप लोग। ये थोड़ा लैपटॉप की दिक्कत है, कोई बात नहीं, ठीक है बेटा जी, यस। इसको थोड़ा सा मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, अरे यार इसको थोड़ा सा हम शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ पर। अब आप यदि ध्यान से देखेंगे तो ये था हमारा ओरिजिनल सप्लाई कर्व जिसको S1 बोलेंगे, ये हमारा डुप्लीकेट नहीं बेटा, दूसरा सप्लाई कर्व जिसको S2 बोलेंगे। तो S1 से आप देखेंगे तो कहाँ पर शिफ्ट होगा बेटा जी, लेफ्ट में शिफ्ट होगा।
तो डिक्रीज इन सप्लाई में शिफ्ट कहाँ होता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो हमारे डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट होता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड नहीं, सप्लाई कर्व। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको चारों ग्राफ याद रखने हैं। इन चारों को एक साथ से यदि एक आप पेज ड्राइंग शीट पे लिखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको याद भी रहेगा, चारों को कंपेयर कर सकेंगे। यदि हम कंपेयर कर सकते हैं तो अच्छे से याद रहता है। ठीक है, ओके। और यहाँ पर आप देखेंगे तो सप्लाई कर्व सेम रहता है, अब अलग अलग बातें अपन लिख ले रहे हैं। सप्लाई कर्व इज सेम, यहाँ पर क्या हो रहा है, सप्लाई कर्व चेंजेस। ठीक है, अब ये देखो इसको पूरा एक साथ। सप्लाई में दो बातें थी, एक वेरिएशन ऑफ सप्लाई, एक चेंज इन सप्लाई। वेरिएशन ऑफ सप्लाई में क्या रहेगा, सप्लाई चेंज होगा किसके वजह से, प्राइस में चेंज होने की वजह से, तो अपन उसको बोलेंगे भैया वेरिएशन इन सप्लाई। दूसरा रहता है चेंज इन सप्लाई, तो चेंज इन सप्लाई कब बोलेंगे हम, चेंज इन सप्लाई बोलेंगे जब प्राइस सप्लाई में चेंज होगा प्राइस को छोड़ के अदर फैक्टर्स के वजह से। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे चेंज इन सप्लाई। तो एक बार फटाफट वापस से रिवाइज करते हैं। सप्लाई में बदलाव, दो टाइप के बदलाव, एक बदलाव को बोलते हैं वेरिएशन, दूसरे बदलाव को बोलते हैं चेंज। वेरिएशन कब बोलेंगे, जब सप्लाई में चेंज आएगा, परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा, किसके वजह से, उसके प्राइस में चेंज होने की वजह से। तो ऐसे बदलाव को हम प्यार से क्या नाम देंगे, वेरिएशन ऑफ सप्लाई। यदि वापस से सप्लाई में चेंज आ रहा, वापस सप्लाई में ही चेंज आ रहा, किसके वजह से, लेकिन इस बारी प्राइस के अलावा कोई दूसरे फैक्टर की वजह से चेंज आ रहा, तो इस घटना को अपन क्या बोलेंगे, चेंज इन सप्लाई। तो वेरिएशन इन सप्लाई, चेंज इन सप्लाई समझ में आया, यस। एक में प्राइस की वजह से सप्लाई में चेंज आ रहा, दूसरे में प्राइस के अलावा दूसरे फैक्टर की वजह से चेंज आ रहा। ठीक है, फिर वेरिएशन में दो बातें हो सकती है, एक तो हो सकता है एक्सपांशन, एक तो हो सकता है कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपांशन मतलब बढ़ना, तो उसका ग्राफ कैसा रहेगा, ये सप्लाई का ग्राफ है। एक्सपांशन में क्या होता है बेटा जी, एक्सपांशन में होता है अपवर्ड मूवमेंट। एक्सपांशन में होता है अपवर्ड मूवमेंट। सप्लाई कर्व चेंज होता है क्या, नो, सेम सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व देखेंगे, देखो यहाँ पर आपको चेंज इन सप्लाई में ये एक ग्राफ में दो सप्लाई कर्व दिख रहे हैं, S1 और S2, सप्लाई कर्व ही चेंज हो गया यहाँ पर। लेकिन एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन में सप्लाई कर्व एक ही था, S1 चेंज हुआ क्या, नहीं। तो देयर इज नो चेंज इन सप्लाई कर्व। वही सप्लाई कर्व पे क्या हो रहा, पॉइंट शिफ्ट हो रहा, कहाँ शिफ्ट हो रहा, अपवर्ड। तो एक्सपांशन में कहाँ मूवमेंट है, अपवर्ड। उसी तरह कॉन्ट्रैक्शन में कहाँ मूवमेंट है, डाउनवर्ड। तो ये हो गया आपका एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन। ग्राफ दिमाग में ध्यान में रखना है, ग्राफ वही, एक्सपांशन में अपवर्ड मूवमेंट होगा, कॉन्ट्रैक्शन में डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, सिंपल, दैट्स इट। फिर चेंज इन सप्लाई में क्या रहता है, अदर देन प्राइस। हमने कोई भी मान लो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, गवर्नमेंट, वेदर कंडीशन, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, कोई भी यदि चीज चेंज हो रही है उसकी वजह से सप्लाई बढ़ रहा तो उसको बोलेंगे इंक्रीज इन सप्लाई। सप्लाई कम हो रहा तो उसको बोलेंगे डिक्रीज इन सप्लाई। तो उसके दो ग्राफ, यहाँ पर क्या हो रहा है, सप्लाई कर्व चेंज हो रहा है कि यस, यहाँ पर सप्लाई कर्व ही चेंज हो जाएगा। आप ध्यान से देखेंगे तो क्या हो रहा है, जब सप्लाई इंक्रीज हो रहा तो राइट में शिफ्ट हो जा रहा। अपन ने ग्राफ से एग्जांपल के थ्रू समझा, सीधी बात है ना। आप देखेंगे राइट में देखो 100 यहाँ पे था, फिर जैसे जैसे आप यहाँ पर एक्स एक्सिस में राइट की ओर शिफ्ट होंगे तो क्वांटिटी बढ़ रही। देखो पहले 100 थी, फिर 200 थी, 300 थी, तो जैसे जैसे राइट में जाएंगे क्वांटिटी बढ़ रही। तो अगर अपने कोई सप्लाई को इंक्रीज करना है, क्वांटिटी बढ़ाना है, तो सप्लाई कर्व को कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट में। तो यहाँ पर क्या होता है, सप्लाई का राइट की ओर शिफ्ट हो जाता है, पूरा का पूरा कर्व ही चेंज हो जाता है, कर्व चेंजेस। और डिक्रीज इन सप्लाई में क्या होता है, कर्व पूरा का पूरा लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है, कर्व ही चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। तो इंक्रीज में क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व, डिक्रीज इन सप्लाई में होगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व। ये पूरे का पूरा ग्राफ आपको लिख लेने का अच्छे से। ठीक है, ये बातें भी लिखना। यहाँ पर अदर फैक्टर कांस्टेंट है, यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है, यहाँ पे सप्लाई कर्व सेम है, यहाँ पे सप्लाई कर्व चेंज हो जा रहा है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन में डाउनवर्ड मूवमेंट है, एक्सपांशन में अपवर्ड मूवमेंट है। चलो अब इसको फटाफट आप लिख लो, मैं थोड़ा थोड़ा जूम करता हूँ, आपको पूरा का पूरा ग्राफ बनाना है अच्छे से। सारी बातें ऐसे कैसे लिखनी है, ठीक है, लिख लेंगे। लिख लिया, पॉज करके इसको लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, इसको क्रॉस करके लिख लो या लिख लो। अब आप देखेंगे यदि आप चारों ग्राफ को एक साथ कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने में, लर्न करने में आसानी होती है। देखिए अब आंखें बंद करेंगे और मेरे साथ देखेंगे, इमेजिन करेंगे ग्राफ को। देखो सप्लाई में दो था, एक था एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा था चेंज इन सप्लाई। एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन में ग्राफ था, लेकिन एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन में एक ही ग्राफ था, ग्राफ चेंज नहीं था। उसमें दो था, एक्सपांशन में क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। एक्सपांशन में मूवमेंट क्या हो रही थी, अपवर्ड मूवमेंट हो रही थी। कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो रहा था, डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही थी। ग्राफ लेकिन एक ही था।
फिर आ जाते हैं चेंज इन सप्लाई में। चेंज इन सप्लाई में क्या आता है, यहाँ पर दो ग्राफ थे, यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या हो रहा था, अदर फैक्टर की वजह से चेंज आ रहा था, यहाँ पर सप्लाई कर्व भी चेंज हो जा रहा था। दो कर्व थे S1 S2। यदि अपने को सप्लाई इंक्रीज इन सप्लाई में क्या हो रहा था, राइट वर्ड शिफ्ट, पूरा का पूरा सप्लाई कर्व भी राइट में शिफ्ट हो जा रहा था। डिक्रीज इन सप्लाई में क्या होता, पूरा का पूरा कर्व भी लेफ्ट में शिफ्ट हो जा रहा था। फटाफट से आपको पूरी पिक्चर ध्यान में आ जाएंगे और याद करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो चारों ग्राफ आपको इस तरीके से लिखना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, तो आपको इसी तरीके से लिखना है और आपको होमवर्क भी करना है। होमवर्क के लिए आप क्या करेंगे, आप जो हमारी बुक्स है, नोट्स है, डाइजेस्ट है क्वेश्चन वाली, तो उसमें क्या आपको जो उसमें क्वेश्चन नंबर, अभी मेरे पास बुक नहीं है, अदरवाइज मैं बताता था, या फिर मैं ग्रुप पे हमारे मैसेज कर दूंगा क्या चीज़ होमवर्क, कौन सा क्वेश्चन करना है आपको, ये वाला वेरिएशन और चेंज वाला। उसमें क्वेश्चन है शायद एक्सप्लेन वेरिएशन ऑफ सप्लाई, एक्सप्लेन चेंज इन सप्लाई। ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से लिखने के हैं और ये डायग्राम भी आपको बनानी है और इसका पिक्चर मुझे आपको सेंड करना है, आप मुझे सेंड करोगे। ठीक है, ओके। अब आप देखो, ये ऐसा ग्राफ में पढ़ना, ग्राफ खुद से हाथ से निकालना। अब आपने क्या काम करना, ठीक है, आपने तो लेक्चर देख लिया। यदि आपने कुछ बच्चों ने खुद से पढ़ने की कोशिश करी होगी तो टेक्स्ट बुक में देखेंगे, एक टेक्स्ट बुक का पैटर्न ही इतना बकवास है, ऐसे पैटर्न में चल रहा, समझते नहीं कौन सी चीज़ कहाँ पर है। ये देखेंगे आप तो देखो, ये ग्राफ इधर बताया एक, फिर अगले पेज पर आप देखेंगे तो अगले पेज पर होता है, कभी कभी ऐसा होता है, कोरोना वायरस में ऐसा होता है। ये देखो एक्सपांशन का ग्राफ इधर दिया, फिर कॉन्ट्रैक्शन का पेज ही पलट गया, एक्सपांशन आपके दिमाग में से निकल गया, फिर सप्लाई इंक्रीज का इधर दिया है, डिक्रीज का इधर दिया हुआ है, पैराग्राफ फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये आप खुद से आप यदि इसको पढ़ोगे, मैंने समझाने के पहले यदि आपने जो पढ़ाऊंगा तो जो लेवल का आपको समझाऊंगा उसमें, अभी जो आप ये मैंने पढ़ाने के बाद समझेंगे, उसके बाद में आप खुद से चारों ग्राफ ड्रॉ करेंगे एक पेज पे और पढ़ेंगे उसको एक बार दोबारा और इस तरीके से लिखेंगे, तो पहले के समझने में और ये समझने में ज़मीन आसमान का फर्क है। तो छोटी मोटी टेक्निक्स रहती है, इस तरीके से आप लिखेंगे, कंपैरिजन करेंगे तो चीज़ें आसान हो जाती है। ठीक है, ओके, तो ठीक है बेटा, इनफ फॉर टुडे, आज के लिए इतना बस रखते हैं। अब हमारा सिर्फ छोटा सा टॉपिक बाकी है इसमें, जो कि ज़्यादा नहीं 10 मिनट के चलेंगे। आज हमारा ज़्यादा टाइम रिवीजन में चलेगा, अदरवाइज आज ही खत्म हो जाता था। ये एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और फिर रेवेन्यू, मतलब 10 मिनट के ऊपर ही लगे, एकदम चिल्लर सा टॉपिक है और एक्सरसाइज। तो अगले कल 15-20 मिनट में शुरू में हम लोग ये चैप्टर को खत्म कर देंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर फॉर्म्स ऑफ मार्केट हम लोग कल के लेक्चर में ही स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, फिर टाटा बाय बाय। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक ड्यू केयर ऑफ योरसेल्फ।